Okay. So first you form a company, then based on your performance you value your company, और कंपनी की वैल्यू को हर कोई हायर ही लगाएगा, है ना? तो सेम चीज क्या करते हैं, अभी पब्लिक से पैसा लेना है आपको, किसी एक इंसान से पैसा नहीं लेना है, राइट? पब्लिक से पैसा लेना है। तो जब मैं पब्लिक से पैसा लेने जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मतलब क्या हुआ? कौन चलाता है इसको, कौन रन करता है? सेबी रेगुलेटर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपको सेबी में फाइलिंग करनी पड़ती है। फाइलिंग कैसे करोगे? कौन ये डिसाइड करेगा कि तुम जो वैल्यूएशन लगा रहे हो सही है? उसके लिए आपको फंड मैनेजर के थ्रू जाना पड़ता है। जो बड़े बड़े जेपी मॉर्गन, केपीएमजी, ये लोग कंपनी है ना, इनका काम यही है। वो आपकी कंपनी का वैल्यूएशन चेक करते हैं। वैल्यूएशन कैसे चेक करते हैं? वो आपका परफॉर्मेंस देखते हैं, आपका बैलेंस शीट देखते हैं, आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ मेरी कंपनी 200 करोड़ की है, वो ये डिसाइड करता है कि तुमको कितना वैल्यूएशन अपने आप का लगाना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं हो सही पर्सन बताने वाले। तो उस वैल्यूएशन में वो मुझे बोल सकता है कि तुम अंडर वैल्यू कर रहे हो अपने आप को, तुम अपने आप को 400 करोड़ का कंपनी बताओ। तो दे एक्चुअली हेल्प यू, राइट, टू वैल्यू योरसेल्फ। एंड देन वंस एवरीथिंग इज डन, दे विल डू ऑल द पेपर वर्क, फाइलिंग। फिर आप एक प्रोसेस के थ्रू सेबी में जाके आईपीओ के लिए अप्लाई करो। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कंपनी में, और लेट से अभी मेरी कंपनी को रन करने वाले दो लोग हैं, मैं हूं और मेरा एक पार्टनर है, ये मेरी वाइफ है, ठीक है, हम लोग भी हैं। पर अब मैं पब्लिक से पैसा ले रहा हूँ, तो मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं कितना डाइल्यूशन कर रहा हूँ। डाइल्यूशन का मतलब हुआ कि आज अगर मेरी और मेरी वाइफ 50-50% की मालिक हैं, तो अब मैं किसी और का पैसा लूंगा तो उसको स्टॉक तो देना पड़ेगा ना, राइट? क्योंकि वो क्यों पैसा लगाएगा अपना, अगर उसको कोई बेनिफिट तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब मुझे अपना शेयर देना पड़ेगा, ऑफर करना पड़ेगा। अब मुझे ये डिसाइड करना होगा कि मैं कितना इसको ऑफलोड करना चाहता हूँ। तो लेट से मैंने डिसाइड किया 20%। 20% किस किस वैल्यूएशन पे? तो लेट से 200 करोड़ पे। मतलब मेरी कंपनी, मैं समझता हूँ 200 करोड़ की वैल्यूएशन है, जिसमें से 20% को मैं डाइल्यूट करूंगा। इसका मतलब कितना करूंगा? 40 करोड़। ये 40 करोड़ मुझे किसी से लेना पड़ेगा, यानी पब्लिक से लेना पड़ेगा, ठीक है? तो यानी मैं पब्लिक से ऑफर मांग रहा हूं कि तुम मुझे 40 करोड़ दे दो, बदले में मैं 20% स्टॉक को अपना ऑफर कर रहा हूं। अभी ये 20% का कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कितना पैसा उठा रहा हो, 40 करोड़, ठीक है? अभी हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा, ये शेयर का प्राइस हम कितना रखना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ चलो 50 रुपया रख लेते हैं। तो क्या होगा? 40 करोड़ डिवाइडेड बाई 50 कर दो आप, तो आ जाएगा नंबर। ये जो नंबर आएगा ना, इतने शेयर्स अवेलेबल हैं, इसमें कोई भी पार्टनर बन सकता है। कोई बताओ मुझे कितना आएगा? 40 करोड़ डिवाइडेड बाई 50 कितना आएगा? कुछ 8,000 आएगा या 8 लाख आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। 8 लाख आएगा क्या? मेरे ख्याल से 8 लाख। हाँ हाँ, 8 लाख आएगा, 8 लाख से, ठीक है। लेट से अनम्यूट करके बताओ, सब लोग ऐसे से बोल रहे हो पर कोई बोल रहा नहीं बेसिकली। मेरे पे ही छोड़ रहे हो। 40 करोड़ बोला ना? मैंने कहा 40 करोड़ चाहिए, एंड आई एम ऑफरिंग व्हाट, 50, 50 रुपीज पर शेयर। 80 लैक्स। 80 लाख, राइट ना? तो इसका मतलब 80 लाख पीपल कैन बिकम पार्टनर्स, और 1 पर्सन कैन ऑफर मल्टीपल शेयर्स ऑल्सो। एक आदमी ज्यादा शेयर भी ले सकता है। मतलब वो एक शेयर नहीं लेके बोलेगा मेरे को 100 शेयर चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, राइट ना? तो हाँ, तो जब आईपीओ जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगा, उसके बेसिस पे आपका लिस्टिंग डिसाइड होगा, ठीक है। अब लोग 8 लाख शेयर अवेलेबल है, तो अब हमारी कंपनी को लोग जानते होंगे शायद, हम तो ऑलरेडी मार्केट में बिजनेस तो कर ही रहे हैं, इट जस्ट कि अब हम पब्लिक होने जा रहे हैं। तो ये 40 लाख शेयर अवेलेबल होंगे, तो आप जब भी कोई आईपीओ का ऐड देखोगे ना, नेक्स्ट टाइम यू ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग, तो वहां पे क्या क्या रहेगा, उसमें सब कुछ रहेगा। प्राइस बैंड लिखा रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल वो लिखा रहता है, सब लिखा रहता है, और कंपनी का लेखा जोखा लिखा रहता है, वैल्यूएशन। तो इससे आप आइडिया लगाते हो, अच्छा अच्छा ये चीज है, ठीक है। अभी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, अभी 40 लाख शेयर है, लेट से, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है मेरी कंपनी में, यानी बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंटरेस्ट इज मच मोर, मतलब अपने को अवेलेबल तो 40 लाख ही है, लेकिन लेट से 1 करोड़ लोग अभी पार्टनर बनना चाहते हैं।
1 CR, और उसमें भी पर पर्सन पे कैपिंग होगा इनिशियली कि एक बंदा 5 शेयर ही ले सकता है। तो उस हिसाब से आप लगा लो, तो डिमांड बहुत है। अब जैसे डिमांड ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो हमने शेयर का प्राइस रखा ना वो बैंड में रहेगा, 50 से 60 रुपया लेट से, अपर साइड में, लोअर में 50। तो एक तो हमारा लिस्टिंग 60 रुपया पे होगा क्योंकि लोग ज्यादा पैसा पे ऑप्ट करेंगे ना, बिडिंग टाइप हो गया। और उसमें क्या होगा, रैंडमली आउट ऑफ ऑल द पीपल हु आर अप्लाइंग, सम पीपल विल बी अलॉटेड, तुमको वो शेयर मिल जाएगा। जैसे अभी LIC आया था लास्ट ईयर, बहुत हल्ला हो रहा था LIC राइट ना कुछ को। अब क्या हुआ अब कंपनी की जब लिस्टिंग होती है ना, तो वो NSE और BSE में जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। लिस्टिंग का मतलब ये हुआ कि अब आपका प्राइस खुल गया, ओपन है, अब आप ओपन हो गए हो। यानी जैसे आपका लिस्टिंग होगा, कोई भी आदमी अब उस शेयर को बेच सकता है, कोई भी आदमी इसको बाई कर सकता है। इट इज ओपन फॉर पब्लिक। यानी अब क्या होगा कि जिनको मिला, जैसे अनंदिया को मिला, अनंदिया को मिला 60 रुपए में, उसके पास उसको 20 शेयर मिला है, पर बहुत सारे लोग लेना चाहते थे, मिला तो कुछ ही लोगों को, तो इंटरेस्ट तो अभी भी बरकरार होगा। तो लेट से श्रीकांत को नहीं मिला, तो फिर श्रीकांत चाहता है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, और श्रीकांत किसी भी भाव पे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो जैसे ये शेयर ओपन होगा ना, कोई आदमी इसको ऑफर करेगा, ले लो मेरे से, और कोई आदमी बोलेगा मेरे को चाहिए, तो वो बिड प्राइस होता है वहां पे ना, लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, बिड प्राइस। तो उसमें क्या होता है, एक ऑर्डर होता है बाय ऑर्डर, एक होता है सेल ऑर्डर। अनिंदिया के पास है, अनिंदिया बेचना चाहता है। क्यों बेचना चाहता है? क्योंकि अनिंदिया को लगता है चलो लिस्टिंग ले लेते हैं, 60 रुपए में मिला था, 100 रुपए में अगर कोई लेने को तैयार है तो मैं बेच दूंगा। तो अनंदिया ने वहां पे डाला, अपना ऑर्डर प्लेस किया सिस्टम में 100 रुपीज पे, ठीक है, पहला ऑर्डर आया। कल्याण के पास भी शेयर है, वो बोलता मैं 110 में दूंगा। तो यानी अभी 2 ऑर्डर लगे हुए हैं, एक 100 का, एक 110 का। ये प्राइस कौन डिसाइड करता है, 100 और ये 110? आप करते हो, ये हम डिसाइड करते हैं, यूजर। हम सिस्टम में जाएंगे, अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे वहां पे, लिमिट ऑर्डर 100 रुपीज। यानी मैं बता रहा हूँ एक्सचेंज को कि भाई मैं 100 रुपया में इसको बेचने को तैयार हूं, अभी मुझे नहीं पता किस भाव पे खुलेगा। तो जैसे तुम कर रहे हो वैसे सब लोग कर रहे होंगे। तो अभी सबसे कम ऑर्डर लेट से 80 रुपया पे है, कोई बेचना चाह रहा है, तुम तो 100 में बेचना चाह रहे हो, लेकिन कोई है जो 80 में भी बेचना चाह रहा है, 60 में लिया था। अभी जो लेने वाला पार्टी होगा वो तो कम से कम भाव में चाहेगा। तो लेने वाला आदमी बोलता है मैं 70 में लेना चाहता हूँ, पहला जो हाईएस्ट बिड है, अभी यहाँ पे बिड हो रहा है, क्योंकि एक आदमी बोलता है मैं 100 में दूंगा, 80 में दूंगा। तो अभी 70 वाला देखेगा कि यार ये तो मिल ही नहीं रहा है, यहाँ तो 80 पे मिल रहा है। अब क्या होगा, या तो इसको अपना रेट उठाना पड़ेगा। वो बोलेगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, उनको किसी भाव पे भी चाहिए तो वो मार्केट ऑर्डर लगाते हैं। मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जिस भाव पे मिलेगा मैं उस भाव पे लेने को तैयार हूं। तो अभी मार्केट ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि अनंदिया का पहला है जो 80 पे बेचना चाहता है, तो जैसे ट्रेड खुलेगा ना, खटाक से 80 पे एक ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने मार्केट ऑर्डर लगाया था। समझ में आया? क्योंकि मैंने कोई वो नहीं रखा था। यानी अब शेयर एक्सचेंज हो गया, अनंदिया से शेयर आ गया अमित के पास जिसको नहीं मिला था। तो अनंदिया को क्या मिला, 20 रुपए का मुनाफा मिल गया, ही इज डन। अब अमित के पास शेयर है। अब अमित क्या कर सकता है शेयर को लेके, चाहे तो होल्ड कर सकता है, चाहे तो सेम डे बेच सकता है। अभी मान लो और डिमांड बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन बेचने वाले लोग नहीं हैं ज्यादा। तो ज्यादा जब बेचने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा ना। श्रीकांत को दिखेगा अरे यार 100 छोड़ो, मैं 150 पे बेचूंगा, और 150 पे भी माल नहीं मिल रहा है, पर लेने वाले लोग हैं, तो कोई आदमी बोलेगा हाँ मैं 150 में लेने को तैयार हूं। तो खटाक से शेयर का भाव कहां पहुंच जाएगा, 150। तो ये हो गया, इस तरह से भाव ऊपर जाता है और नीचे आता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। डिमांड ज्यादा होगा तो भाव बढ़ता जाता है, सप्लाई ज्यादा होगा, लेने वाले कम होंगे तो भाव उल्टा हो जाएगा, गिरेगा। दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्ट्स फॉर एनी स्टॉक। क्लियर? वेरी सिंपल राइट ना, वेरी क्लियर। अब क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर जो ट्रेड हो रहे वो उतने ही ट्रेड होंगे, 40 लाख, वो बढ़ घट नहीं रहा है, ओनर चेंज होता जा रहा है। अभी ये ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या हो, इन्वेस्टर मान लो खुशबू ने भी लिया था 60 रुपए पे, अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये जो हाँ, ओनर जो चेंज हो रहा है, जब ओनर के पास जो जिस ओनर के पास ये शेयर जाता है, उस ओनर प्राइस फिक्स करता है। नहीं फिक्स करता, देखो आप भले अपने जैसे कमा जैसे सकते हो। श्रीकांत बोला मैं इसको 150 रुपया भाव में बेचूंगा। तो श्रीकांत एक ऑर्डर अपने सिस्टम में लगाता है,
वो मैं वही बोल रहा बताता हूँ, है मतलब हाँ। कि भाई देखो मैं ना 150 रुपए, जैसे आईपीएल में बिडिंग होता प्लेयर का, हाँ तो प्लेयर को ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना बताओ किस भाव पे अपने आप को लगाओगे। कोई बोलता है मेरे को 50 लाख में रख दो, कोई बोलता है मेरे को 2 करोड़ में रख लो, तुमने अपना भाव बताया। अब लेने वाले पे डिपेंड करना ना कि वो तुम्हारे को लगता है उसको कि नहीं लगता है कि 2 करोड़ में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर अगर किसी को लगता है लेना चाहिए तो क्या होता है, बिडिंग होता है ना। मुंबई इंडियन बोलता है 2 करोड़ 50 लाख, दिल्ली कैपिटल बोलता है 3 करोड़, वो बोलता है 3.5। सेम शेयर मार्केट भी वैसे ही है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज है जो डिमांड में है तो भाव बढ़ेगा ना। एक प्लेयर है जो कोई डिमांड में नहीं, केएल राहुल को लगाया बिल्डिंग में, कोई नहीं लेना चाह रहा अभी उसको। बोलेगा अरे 2 करोड़ छोड़ो साले, तुमको 50 लाख में। फिर किसी को लगता है नहीं 30 लाख के लायक तो ठीक ही है, इसमें लिया जा सकता है, तो 30 लाख में ले लेते हैं। तो वैसे ही शेयर होता है। जब जिस सेक्टर का, जिस इंडस्ट्री का, जिस कंपनी का न्यूज होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है, उसके पास उस कंपनी को ऑर्डर मिलता है। अब रोज कंपनी के अंदर में कुछ ना कुछ होगा। तुम लोग सोचो ऐसे, अभी मान लो हम एक कंपनी चला रहे हैं, मैं कंपनी का मालिक हूं, हम लोग मीटिंग करते हैं, और हम हमारे को प्लान क्या है, हमारा प्लान है कि हमारे कंपनी को खरीदने के लिए एक बड़ी कंपनी तैयार है जो हमारी कंपनी को 400 करोड़ में ले लेगी। तो इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर। इस तरह की चीजें होती है ना कि कोई किसी को एक्वायर करता है, कोई किसी के साथ मर्ज करता है। तो हमेशा जो छोटी कंपनी होती है ना उसको इसका फायदा मिलता है, क्योंकि जब कोई बड़ा कंपनी इसको लेगा तो छोटी कंपनी का तो वैल्यू बढ़ रहा है ना। बट बड़ी कंपनी को नुकसान होता है उस केस में, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, इन्वेस्टर को, यार ये क्यों एक दिवालिया कंपनी को उठा रहा है। हाँ, लेकिन अगर कोई अच्छी कंपनी को ले रहा है, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को लिया, राइट, तो व्हाट्सएप का वैल्यू तो बढ़ गया, उसके सारे ओनर का बढ़ गया, और साथ में फेसबुक का भी वैल्यू बढ़ा, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि एक अच्छी चीज को एक्वायर कर रहा है। बट एक कंपनी जो डूब रहा है, उसको किसी ने, जैसे एलन मस्क ने ट्विटर को ले लिया, तो ट्विटर लॉस में जा रहा है, तो उससे टेस्ला का शेयर डाउन होगा, पर ट्विटर का शेयर ऊपर हो जाएगा जब ये न्यूज मार्केट में आएगा। तो ये सब समझो, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है। एक्विजिशन से क्या, तो इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं ना, उनको यही चीजें देखना चाहिए कि कंपनी कर क्या रही है। अभी जैसे हमारी कंपनी है, हमको एक बड़ा ऑर्डर मिला, एक बड़ा क्लाइंट का मिला, 200 करोड़ का ऑर्डर मिला, मेरी कंपनी है 200 करोड़ की लेट से, और मेरे को 50 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिल रहा है किसी कंपनी से, तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा बताओ। भाई हम कंपनी, एज ए कंपनी ग्रो करने वाले हैं। जो हम 200 करोड़ का था, अब हमको 50 करोड़ का तो ऑर्डर ही मिल रहा है ना, दैट मींस इट्स ए ह्यूज ऑर्डर, राइट। तो इससे हमारे स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि देखो स्टॉक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपका वैल्यूएशन बढ़ रहा है। तो जो 40 लाख शेयर आपके 60 रुपए पे हुए थे ना, अब वो 60 रुपए का नहीं होगा। अभी मार्केट जो प्राइस डिसाइड करेगा आपका वैल्यूएशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 60 पे लिस्टिंग हुआ, लेकिन 2 दिन के अंदर में शेयर का भाव 200 पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी का वैल्यूएशन 3 गुना बढ़ गया, सिर्फ स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने से। समझ में आ रहा है। और इसका मतलब ये भी होता है कि अगर मैं ओनर हूं, 80% शेयर मेरे पास है, मैंने तो मार्केट में 20% ही डाला, और मार्केट कह रहा है कि मेरा वैल्यू 3 गुना ज्यादा है जितना वैल्यूशन है, तो मैं डिसाइड क्या करूंगा, ऑफलोड कर देता हूँ और शेयर, मतलब 40% का 10% और डाल देता हूँ मार्केट में, क्योंकि लोग तो लेने को तैयार है ना। तो इसमें क्या होता है, ओनर अपने शेयर को और डाइल्यूट कर देता, कई बार करते हैं लोग, कि वो बोलता है कि भाई भाई मेरे को तो बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है ना, क्योंकि जैसे मैं ये शेयर अवेलेबल करवाऊंगा, लोग लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, राइट। तो यानी मेरे को, मेरा तो ऐसे ही तो कंपनी लोग, सीईओ फाउंडर लोग अपना कंपनी बेच बेच के पैसा बनाते हैं ना, कि तुम एक कंपनी शुरू करो, है उसको अच्छा खासा कर दो, कोई भी उसका 3 गुना 4 गुना भाव पे लेता है, तो तुम्हारा वैल्यूएशन 4 गुना हो जाता है। उसके बाद और बढ़ सकता है, घट सकता है, वो बात की बात है। क्लियर है ना ये सब चीजें। शायद ये सब आप लोग सुनते होंगे, बट शायद ये समझ में अभी आ रहा है कि अच्छा ये होता है। एंड दैट इज हाउ द जर्नी ग्रोस, यू नो, स्टॉक चलता जाता है, चलता जाता है, चलता है। फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल को देखो, रिलायंस को देखो। रिलायंस कंपनी कई सालों से है। आज जो रिलायंस का शेयर 2400 रुपया का चल रहा है, वो एक टाइम पे 100-150 रुपया का था। तो अगर आपने वो 100 रुपए का टाइम पे कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपका कितना परसेंट, 240 गुना ग्रो कर जाते ना। मतलब 100 का 2400 हो गया, 24 गुना बढ़ गया, 24 टाइम्स। तो यानी तुमने अगर 1 लाख लगाया होता, तो आज तुम 24 लाख रुपए के मालिक होते। क्योंकि मालिक इसलिए हो क्योंकि तुम जब चाहो उसको बेच सकते हो। मैंने मतलब
तुम 2400 रुपया में लेने के लिए तो लोग तैयार है, बैठे हुए हैं वहां पे, तुमने 100 रुपये पे लिया था। तो इस तरह से जो ओनर होता है ना शेयर का, वो भी ग्रो कर जाता है, उसका भी वो मालिक बनता है। एंड दैट इज व्हाट फैसिनेट्स पीपल टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट। समझ में आ रहा है ना कि एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। और नाउ द प्रॉब्लम इज कि जिस तरह से कई कंपनी प्रॉफिट करता है तो आपको मुनाफा देता है, कई कंपनी जब दिवालिया होता है तो आपका भी पैसा लेके जाता है। क्लासिक केस इज यस बैंक। यस बैंक एक बैंकिंग कंपनी थी, उसके मालिक अच्छे थे, आज से 3-4 साल पहले बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी, उसका स्टॉक जो था 550 रुपये 600 रुपये में आता था 3-4 साल पहले। देन सडनली न्यूज आया कि यस बैंक के अंदर बहुत गड़बड़ है। मतलब होता ना कि गड़बड़ क्यों है, क्योंकि ओनर जो है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है इंटरनली, कंपनी को ओवर वैल्यूड रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये सब न्यूज मार्केट में आता है तो क्या होता है, फियर होता है। तो जो जिनके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं ना, बड़े बड़े पार्टी, उनको ये न्यूज पता चल जाता है, तो सबसे पहले वो उसको ऑफलोड करता है। समझ में आया? वो ऑफलोड करता है कि निकालो इसको, क्योंकि ये गिरने वाला। मेरे को मान लो इनसाइडर खबर आ गया, अभी अन इंडिया यस बैंक का सीनियर पोजीशन में है, मैं एक यस बैंक में और ये कौन हो सकता है ऐसा, जैसे तो हम लोग म्यूचुअल फंड सब होता है ना, हाउस बड़ा बड़ा, आदित्य बिरला, एचडीएफसी लाइफ, ये लोग बल्क में लेते हैं। ठीक है, अभी मैं उस पोजीशन पे हूँ, मेरे को अन इंडिया ने अंदर का खबर दिया कि अरे अमित भाई, अपना कंपनी में यस बैंक में कल न्यूज आने वाला है, बड़ा न्यूज, बहुत घोटाला है, आएगा। तो मेरे को तो मिल गया ना खबर, तो मैं क्या करूंगा, अगले दिन जाके मार्केट में बल्क में उसको बेच दूंगा। तो जैसे मैं बेचूंगा तो उस समय तो कोई भी ले लेगा, रिटेलर आम इंसान को क्या पता है सब। मैंने निकाल दिया, ऑफलोड किया, अभी क्या होगा, सडनली सप्लाई ज्यादा होने लगता है स्टॉक में, डिमांड कम है। तो जब सप्लाई ज्यादा होगा तो भाव गिरना शुरू हो जाएगा, 550 से 500, 500 450, 450। तो क्या होता है ना, गिरते जाता है वो, क्योंकि सप्लायर उसको नीचे कर रहा है। फिर जब एक ऐसे प्राइस पे आ जाता है जहां पे बहुत लोग लेना चाहते थे, खुशबू को यस बैंक ले चाहिए था, धनंजय को चाहिए था, पर उनको लगता था 550 बहुत ज्यादा है। आज वो खोल के देखता है, अरे 400 में मिल रहा है यस बैंक, क्या बात है। तो धनंजय लेने को तैयार हो जाता है। पर धनंजय को ये नहीं पता है कि ये गिर क्यों रहा है। धनंजय को लगता है सस्ता मिल रहा है, जैसे कि टमाटर आलू प्याज है, सस्ता मिल रहा है। ये प्रॉब्लम होता है लोगों का नॉलेज का अभाव में। आपको सबसे पहले सोचना चाहिए गिर क्यों रहा है, राइट ना, गिर रहा है कुछ तो गड़बड़ होगा ना, क्यों, कौन बेच रहा है इतना। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है बल्क डील देख के, वॉल्यूम्स को देख के। यहाँ पे आता है दो चीजें, फंडामेंटल और टेक्निकल। ये दो चीजें होती है जो किसी भी स्टॉक के प्राइस को इंपैक्ट करते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल क्या होता है, जैसे कोई भी चीज, कोई कंपनी है किसी चीज में काम करती है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी को ले लो, जैसे कोविड आया तो फार्मास्यूटिकल कंपनी लोग को फायदा हुआ ना बहुत, हॉस्पिटल्स को फायदा हुआ ना बहुत। फॉर एग्जांपल अपोलो हॉस्पिटल का शेयर को क्या लगता है आपको, कोविड के टाइम में क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट कर रही थी कंपनी अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स लाइफ, ये सब कर रही थी ना, हॉस्पिटल के बेड भरे पड़े हुए थे, फुल डिमांड में था, तो वही लोग तो पैसा बना रहे थे। तो इसका मतलब उसका स्टॉक भाग रहा था उस समय। जितनी कंपनी है, फाइजर, बायोकॉन, सिप्ला, लुपिन, इनका क्या हो रहा था, सबका भाव बढ़ा, क्योंकि दवाइयां बहुत बिक रही थी, वैक्सीनेशन चल रहा था, ये लोग कर रहे थे। तो समझते हो ना, तो ये होता है फंडामेंटल। ठीक है, अभी जैसे बैंक, आरबीआई बोलती है मैंने ब्याज दर बढ़ा दिया। आरबीआई अभी क्या कर रही है, लगातार इंटरेस्ट बढ़ा रही है, पता है ना आपको, क्या इम्पैक्ट होता है इसका इकोनॉमी पे, सोचो जरा। जब बैंक, आरबीआई ब्याज दर बढ़ाती है तो जितने बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, इंडस आईएनडी, यानी उनको जो आरबीआई से वो जो पैसा ले रहे हैं उनको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। जब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो मैं ये किसको पास ऑन करूंगा, मैं लोगों को पास करूंगा, यानी आपको अगर लोन चाहिए तो आपको ब्याज ज्यादा लगेगा, राइट। अभी लोगों का माइंडसेट क्या होता है, सोचो, हम कब लेते हैं लोन ज्यादा, जब हमारा इंटरेस्ट कम होता है। अगर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, ईएमआई बहुत ज्यादा होगा, तो आप 10 बार सोचोगे ना लोन लेने से। अगर हम लोग लोन नहीं लेंगे, किसका इम्पैक्ट होगा, गाड़ी नहीं बिकेगी ज्यादा। गाड़ी ज्यादा कब बिकती है, जब लोगों को फ्री का पैसा मिलता है, मतलब एक तरह से ब्याज लग नहीं रहा है, तो आप बैंक से ले लोगे, और वो पैसा लेके क्या करोगे, तकिया के नीचे तो रखोगे नहीं, आप जाके गाड़ी ले लोगे,
घर बुक करा लोगे, यही ना करते हैं लोग। कंज्यूमर बिहेवियर तो यही होता है, वॉशिंग मशीन खरीदोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदोगे, ये सब तो करोगे। तो यानी जब ब्याज दर कम होता है तो ये सारे इंडस्ट्री को बूस्ट मिल जाता है, ऑटोमोबाइल को, रियल एस्टेट को। अभी घर बहुत ज्यादा बिकने लगेगा तो किसको फायदा होगा? सीमेंट ज्यादा बिकेगा, सरिया ज्यादा बिकेगा, राइट। और घर ज्यादा बनेगा तो उसके अंदर में केबल्स भी जाएगा, उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब, सीएफएल, ये सब भी जाएगा। तो वहां पे हेवल्स कंपनी है, एंकर कंपनी है, सीमेंट में आपका एसीसी है, अल्ट्राटेक है। घर ज्यादा बिकेगा तो पेंटिंग भी ज्यादा होगा ना, तो एशियन पेंट और बर्जर, इनको भी फायदा होगा। तो आप देख रहे हो कैसे होता है साइक्लिक, तो पूरा साइक्लिक इम्पैक्ट होता है। तो जब कोविड के टाइम में रेट कम हो रहा था, सरकार उस समय क्या कर रही थी, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बैंक फ्री का पैसा दे रही थी, इंटरेस्ट रेट को एकदम घटा दिया था। बैंक भी हम लोगों को ही कम इंटरेस्ट पे दे रही थी। जब लोगों को कम इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है तो लोग पैसा उठा के पैसा लगाते हैं, पैसा इन्हीं जगहों पे लगता है। इससे सारे सेक्टर को बूस्ट मिलने लगा। बूस्ट मिलने से क्या हुआ, इकोनॉमी भागने लगा। और इसके वजह से कोविड के टाइम में पूरा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था। गिरने के बाद शुरू में एक बार गिरा, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी रुक गई थी। तो सबको क्या लगा कि यार ये तो सब कुछ चला जाएगा, है ना, डाउन हो रहा है। तो इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गया था, तो मार्केट एकदम पैनिक में रिएक्ट किया कि भाई अगर सब दुकान बंद रहेगा, इकोनॉमी बंद हो जाएगा, तो सब कुछ बंद हो जाएगा ना, गाड़ियां नहीं बिकेगी। एक ही चीज चल रहा था, एफएमसीजी। एफएमसीजी में किसको फायदा हो रहा था? आईटीसी कंपनी को, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। तो ये सब ना सोचना पड़ता है कि ये जो फैसला होगा इससे किसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। ये जो डील हो रहा है, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ऐसे सी थ्रू कर सकते हैं। कुछ लोग सोच पाते हैं, कुछ नहीं सोच पाते। डिफरेंस है, जो सोच पाता है ना वो सही डिसीजन लेता है, वो दूर तक दूरदर्शी होता है, उसको समझ में आता है कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इन चीजों को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो आपको हेल्प करता है सही डिसीजन लेने में। ये सारा जितना मैंने बताया नहीं, सब फंडामेंटल है। ठीक है, क्लियर? फंडामेंटल में आप दो तरह का एनालिसिस होता है, एक होता है क्वालिटी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक होता है क्वांटिटी। अब एक और चीज मैं बताता हूं, सरकार, एक स्टेबल गवर्नमेंट जब होता है, फुल मेजोरिटी वाला गवर्नमेंट, तो उससे क्या होता है बताओ? उससे ये होता है कि डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है, राइट। जब डिसीजन मेकिंग आसान होगा तो इकोनॉमी बूस्ट करता है, यानी सरकार फेवरेबल चीजें ला सकता है, जो कि हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, रोड्स बन रहा है, नया नया रोड बनता है तो किसी को तो ठेका मिलता होगा, कुछ तो ज्यादा बिकना शुरू हो जाता होगा, राइट ना। तो इसका मतलब हर चीज मूव करने लग जाता है। तो इंडस्ट्री या इकोनॉमी को ये चीजें अच्छा लगता है। जैसे मैं अगर एक कंपनी हूं, मैं कंपनी रन करूंगा, तो मुझे एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, राइट ना। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मुझे पैसा लगाना है, तो आई नीड ए स्टेबल गवर्नमेंट। आई डोंट वांट मिला जुला सरकार, क्योंकि मिला जुला सरकार में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है। जब डिसीजन मेकिंग नहीं होगा तो सब लोग डरेगा पैसा लगाने से, कि पता नहीं चले, सरकार का तो भरोसा ही नहीं है, कौन सा बिल पास करे, तो इकोनॉमी रुक जाता है। तो जब भी एक अच्छी गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट आती है ना, तो मार्केट को अच्छा लगता है। और जब भी, अगर अभी जैसे तो अगले साल इलेक्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आती किसी पार्टी को, तो स्टॉक मार्केट विल गो डाउन, राइट ना। तो दिस थिंग्स इम्पैक्ट। सेम वे लेट से अगर यूएस में क्राइसिस हो रहा है, जॉब कट्स हो रहा है, रिसेशन आ रहा है, तो क्या होता है इंडिया में, क्या होता है उसका इम्पैक्ट? रुपी जो है हमारा डिप्रिशिएट करने लगता है, डॉलर बढ़ने लगता है। डॉलर बढ़ने से क्या होता है, आयात निर्यात पे फर्क पड़ता है। इंडिया जिन जिन चीजों को इंपोर्ट करता है उसको ज्यादा पैसा, कैश रिजर्व घटता है। ठीक है ना, ये सब बेसिक इकोनॉमी है। तो ये जो आप सोच के डिसीजन लेते हो ना, इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। उसके अंदर में ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस है। एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी में क्या करते हैं, जैसे मान लो अनिंदिया को मेरी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है, तो अनिंदिया ऐसे ब्लाइंडली नहीं करेगा कि उसको अच्छा लगता है, नहीं। वो क्या करेगा, वो मेरे कंपनी का बैलेंस शीट उठाएगा, वो मेरे कंपनी का वैल्यूएशन देखेगा, वो मेरी कंपनी का देखेगा कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ये कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है पीई रेशियो से, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं उसको। कि आपका
अर्निंग कितना है और बदले में आप अपने को प्राइस कैसे कर रहे हो। एक होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कि हर शेयर के लिए आपकी अर्निंग कितना, मान लो मेरा अर्निंग हो रहा है 200 करोड़ और मेरा नंबर ऑफ शेयर्स इतना है, डिवाइड कर दो, ईपीएस आ जाता है। तो आप ना कई सारे डेटा को देखते हो, आप ये देखते हो कि कंपनी का लाइबिलिटी कितना है, एसेट कितना है, समझ में आ रहा है। तो ये देख के ना आपको एक आइडिया लगता है कि नहीं ये कंपनी ना थोड़ी अंडर वैल्यूड है, बहुत आगे मतलब अच्छा स्कोप है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसका जो जितने नंबर्स है ना, इसके पास, कंपनी के पास डेप्ट बहुत कम है, इसके पास लाइबिलिटी बहुत कम, इसके पास एसेट है, इसके पास कैश इन हैंड है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत अच्छा है, इसका मैनेजमेंट। तो ये जो एनालिसिस आप करते हो इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट, नंबर के बेसिस पे। तो ये चीजों को करके क्या कर सकते हो, आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि देखो स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 500 कंपनी आपको अवेलेबल होगा, आप किस में इन्वेस्ट करोगे बताओ। आप उस कंपनी में करोगे जिसमें ये सारे चेकबॉक्स टिक होता है, नहीं नहीं अभी आने वाले समय में ये होने वाला है तो इससे इस कंपनी को बहुत फायदा होगा, समथिंग लाइक दैट। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अभी जैसे रिलायंस को कौन रन करता है, मुकेश अंबानी। अगर कल मुकेश अंबानी बोले मैं रिटायर कर रहा हूं, अनंत अंबानी सब कुछ संभालेगा, कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट बताओ। मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ में मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मुकेश अंबानी नहीं है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, मार्केट विल नॉट टेक इट लाइटली, राइट ना। तो इसका मतलब ऐसे डिसीजन से तुरंत वो होने लगता है, एक आता है, तो वैल्यूएशन विल चेंज। क्लियर है ना ये सब चीजें। और एक चीज फिर और क्या आता है साथ में, कि जैसे स्टॉक मार्केट लिस्ट होगा, उसका भाव बनेगा, रोज वो स्टॉक एक प्राइस पे खुलेगा, एक प्राइस पे बंद होगा, ये सब होगा ना। फिर क्या होता है, जैसे प्राइस जैसे जैसे दिन के साथ चलेगा तो दो चीजें होगा, प्राइस वर्सेस टाइम। मतलब दिन के साथ जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे कुछ तो हो रहा है। तो एक पैटर्न देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हम लोग, जो हम लोग नंबर डेटा देख सकते हैं ना, कि स्टॉक का प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, आप देख सकते हो ना। फिर उसके अंदर में कुछ हम लोग मैथ में जो हम लोग पढ़ते थे ना, एवरेज प्राइस, आप एवरेज प्राइस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। मान लो एक कंपनी है, पहला दिन उसका प्राइस, एंडिंग प्राइस इतना है 20 रुपया, अगले दिन 25 रुपया, फिर 26 रुपया, फिर 21 रुपया, फिर 30 रुपया, फिर 40 रुपया, ऐसे करके 100 दिन से ट्रेड कर रहा है। तो उसकी 100 दिन का आप एवरेज प्राइस देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, कि हाँ इसका ना एवरेज, जैसे क्रिकेट होता है ना, कोई बैट्समैन किसी दिन 100 बनाता है, किसी दिन 80 बनाता है, तो उसका डेटा आता है ना, जब वो आता है तो एवरेज कितना है, उसका स्ट्राइक रेट कितना है। तो एवरेज देख के आप क्या आइडिया लगाते हो बताओ मुझे। जैसे मान लो एक बैट्समैन आया, रविंद्र जडेजा बॉलर है, उसका आप देखते हो कि इंडिया में इसका एवरेज बहुत कम है, स्ट्राइक रेट बहुत सही है, बट साउथ अफ्रीका में नहीं है। तो इससे आप क्या डिसाइड करोगे, कि भैया इंडिया में तो इसको खिलाओ ही खिलाओ। हाँ अगर साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो 3 स्पिनर में से किसी एक को खिलाना है, अश्विन को, जडेजा को या पटेल को, आप किसको खिलाओगे। आप डेटा देखोगे कि नहीं देखोगे। इसको क्या बोलते हैं मालूम है, टेक्निकल एनालिसिस। वैसे स्टॉक मार्केट में भी आपको किसको लेना है अपनी टीम में, किस पे इन्वेस्ट करना है, आपको डेटा देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और ये सारा डेटा अवेलेबल है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में ना, 99% आपको लगता है लोग इतना करते होंगे, नहीं करते हैं। वो क्या बोलते हैं, टीवी में एक एक्सपर्ट आया, उसने बोला कि ये बाई कर लो, तो हमने बाई कर लिया। मेरा मेरे मेरा एरिया में आज एक बंदा के साथ बात हो रहा था, इसे शेयर ट्रेडिंग हो रहे, वो बंदा 4-5 साल से कर ले, लेकिन कुछ पता नहीं, किसी को पैसा दे देता है, वही उसको जो करता है, तुम क्या जानते हो समझे, हमको कुछ मैं जानता नहीं, उसको पैसा देता है, वो बोलता है इधर बाई कर लो, ये सेल कर लो, ये कर लेता है। तो यही प्रॉब्लम है ना। जबकि देखो ये अभी आप लोग को कितना, आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, बट मुझे लगता है मैंने आधा घंटा में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें बताई, है कि नहीं। तो इतनी ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग जानते नहीं है, इसके कारण में गलत डिसीजन ले लेते हैं, जल्दबाजी में ले लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, हमारे पास इतने सारे टूल्स है ना, अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना तो आपको ये सब देख के करना होगा। इससे क्या होगा, आपका पैसा सेफ और सिक्योर होगा, और आप सही डिसीजन ले पाओगे। समझ में आ रहा है ना। और अगर आपने ले लिया मान लो कोई चीज, उसके बाद भी आप उसको एनालाइज करते रहोगे, और जब कभी भी आपको लगेगा कि ये चेंज हो रहा है,
तो यू कैन ऑलवेज कम आउट ऑफ इट रादर देन होल्डिंग इट। तो मैं आपको यस बैंक का बता रहा था ना, यस बैंक का शेयर 500 पे था ना, 550 पे है। आज आपको पता है यस बैंक कितने पे ट्रेड करता है? कोई बताए मुझे जिसको पता हो। बताओ कोई, यस बैंक कितने पे है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ यस बैंक। ये टाइप करो यस बैंक NSE, 16 रुपए 60 पैसे पे। देख रहे हो ये? अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ यस बैंक का, और हम इसका चार्ट देखेंगे। ये यस बैंक का ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, ग्राफ, इसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो आप देखो ये यस बैंक 401 रुपए पे था 27 अगस्त 2018। ठीक है, 27 अगस्त 2018 को यस बैंक 401 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। कुछ तो न्यूज आया, और 27 अगस्त से लेके 16 अगस्त से लेके 18 सितंबर, एक महीने में इसका प्राइस आ गया 318 पे। ठीक है, और उसके बाद 21 सितंबर 2018 को यस बैंक का शेयर सीधा खुलते के साथ आ गया था 311 से 286 पे, और वो उस दिन एंड हुआ 224 पे। एक दिन में 60 रुपया गिरा था। और ये देखो वॉल्यूम है, ये जो नीचे देख रहे हो ना आप, ये इतना ज्यादा टर्नओवर ट्रांजेक्शन हुआ, और उसके बाद से आज तक यस बैंक गिरता रहा 158 पे आया, फिर एक बार ये उठ के 280 पे पहुंचा है, और उसके बाद फिर ये गिरने लगा, और गिर गिर के 50 रुपया 40 रुपया, और आज ये 16 रुपया पे ट्रेड कर रहा है। समझ में आया? तो जिन लोगों ने 400 रुपए का शेयर लिया था, उसकी वैल्यू आज 16 रुपए पे है। एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल वर स्टिल होल्डिंग इट। क्या बोलना चाहिए उनको? क्योंकि वो इसका मतलब या तो दे डोंट नो टेक्निकल एनालिसिस एंड दे डोंट नो फंडामेंटल एनालिसिस। वेरी सिंपल, दे आर जस्ट लैचिंग ऑन टू होप। बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा है। फिर क्या होता है, लोग इमोशन में बात करते हैं, अरे जब 250 पे नहीं था तब हमने नहीं बेचा, तो अब क्या बेचेंगे, ऐसा टाइप का है। अरे भाई, जब वो गिर रहा था आपके पास कई मौका है ना, आपको बेच देना था। 150 से 280 पे आया था तब बेच देते। एंड दैट इज वाई पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। आपको पता है अनिल अंबानी की बहुत सारी कंपनी थी, रिलायंस कैपिटल, राइट, रिलायंस कम्युनिकेशन, और ये सब का जो शेयर था ना, ये सब टॉप 10 कंपनीज में आते थे 2001 2002 2005 2006 2007 8 तक। आज के डेट में इसमें से बहुत सारी कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं करती है, उसका वैल्यू जीरो हो चुका है। तो ये पैसा किसका जाता है? जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनका जाता है। तो वो शेयर जो 400 का था, यानी कंपनी की वैल्यूएशन जो उतनी हाई थी, वो कंपनी का वैल्यूएशन वहां से 16 रुपए के बराबर पे आ गया है। आया समझ में? तो इसमें ये जो चार्ट हम देख रहे थे ना, ये चार्ट देख के आपको प्राइस एक्शन पता चलता है, भाव। और आप इस भाव को देख के, इसका एवरेज प्राइस, ये प्राइस देख के आप एक रूल बना सकते हो कि मैं अगर कोई शेयर बाय करूंगा तो इसके ऊपर करूंगा, इससे बाहर निकलना होगा, इसके नीचे आएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। तो ये जो चीज हम करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन। समझ में आ रहा है ना? जैसे क्रिकेटर है, कोई प्लेयर है, आप उसको टीम में तब तक रखते हो जब उसका डेटा फेवरेबल है। अभी कोई प्लेयर को ड्रॉप करता है क्या जिसका एवरेज 60-70 का हो? अब कब ड्रॉप करते हो उसको? जब उसका एवरेज डाउन हो रहा होता है। एवरेज क्यों डाउन होता है? क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, हर मैच में रन नहीं बना रहा, तो एवरेज गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यस और नो? और जब आपको लगेगा नहीं यार, ये तो बहुत ही, इतने मैच से ये रन ही नहीं बना रहा, तो आप क्या करते हो? उसको टीम से हटा देते हो। वैसे स्टॉक के साथ करने का है, आप उसको लेके नहीं रखते उम्मीद में कि नहीं नहीं अच्छा प्लेयर है कभी तो खेलेगा। ऐसा नहीं होता, राइट? चाहे कितना भी अच्छा प्लेयर, उसको निकालना पड़ता है। वही लॉजिक आपको
स्टॉक मार्केट में भी लगाना पड़ता है सेम। तो यहाँ पे सारा खेल डेटा का होता है। आपको डेटा को समझना पड़ता है, इमोशन को नहीं समझना पड़ता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको रिलेशनशिप निभा नहीं रहे हो कि मैंने रिलायंस, पर लोगों से आप बात करना, लोग ना इमोशनल होते हैं। ना ना, रिलायंस बहुत खूब भालो। अरे भालो है तो क्या हुआ, तुम्हारा ससुर का थोड़ी नहीं है। तुम तो ये देखो ना वो कैसा कर रही है, ठीक है, तो करना है। तो इमोशन नहीं रखना है, समझ में आ रहा है ना। जब अच्छा चल रहा है तो उसके साथ चलेंगे। जैसे ड्रीम 11 में आप टीम बनाते हो लेट से क्रिकेट में, तो जो वो आप उसी प्लेयर को रखते हो ना जिसका रिकॉर्ड अच्छा है। आप ऐसे किसी को थोड़ी नहीं रख लोगे कि आपको अच्छा लगता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट होता है, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, विथ टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। समझ में आ रहा है। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट डेटा, जो हम क्रिकेट में भी देखते हैं, है कि नहीं, किस प्लेयर को रखना है, किसको नहीं लेना है, किसको किस कंडीशन में खिलाना है, ये टेक्निकल एनालिसिस होता है। स्टॉक में भी आपको वो चीजें मिल जाता है क्योंकि स्टॉक का डेटा तो है ही अपने पास, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा था, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। मोमबत्ती होता है ना कैंडल, तो जो ये प्लॉटिंग होता है ना प्राइस का, तो प्राइस को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। नीचे की तरफ में होता है टाइम और इधर होता है प्राइस। तो क्या हो गया, प्राइस वर्सेस टाइम। तो जो भी आप देखोगे ना ग्राफ, वो ऐसा दिखेगा, इधर प्राइस होता है वाई एक्सिस पे, और इधर क्या होता है, टाइम होता है आपका। तो समय के साथ प्राइस कैसा जा रहा है ये आप प्लॉट कर सकते हो, राइट। ये तो समझ में आ रहा है। अब आप कई तरह से प्लॉट कर सकते हो। एक हो सकता है सिंपल ऐसे लाइन के साथ, बट क्या होता है ना, जब आप ऐसे लाइन बनाओगे ना तो वो आपको क्लियर पिक्चर नहीं देता है। वो आपको ये नहीं बताता है कि उस दिन के अंदर में मूवमेंट कैसा था। समझ में आ रहा है ना, जैसे बेसिक प्लॉटिंग होता है ना एक्स वर्सेस वाई, कि प्राइस ऐसे 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 जा रहा है, राइट। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि अच्छा ठीक है 5 साल में ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ये तो पता चला आपको। लेकिन ये नहीं पता चलेगा ना, अभी मैं आपको दिखाता हूं फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं, इसको आप ध्यान से देखो, तो यहां पे जो है ना ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम बता रहा है, ये एक्सिस, और ये प्राइस बता रहा है, भाव। यहां पे आप देख लो ये प्राइस है, ठीक है, प्राइस है। अभी इसमें ये जो चार्ट है हम देख रहे हैं, ये क्या है, कैंडल है। इसको हम लाइन के फॉर्म में भी बना सकते हैं, देखो ऐसा। बट लाइन देख के आपको ये पता चलता है कि यहां से यहां गिरा है, लेकिन इस गिरने के बीच में ये कैसे ऊपर नीचे गया ये नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ हम देखते हैं ना वो कई अलग अलग फॉर्म का होता है। लाइन ग्राफ होता है, और आप देख सकते हो कैंडल होता है, और सबसे पॉपुलर होता है ये वाला, एक होता है बार। ये बार फॉर्म है, ठीक है। तो बार में क्या होता है, वेरी सिंपल होता है ये, कि बार के अंदर में ये जो आप देख रहे हो लो, और ये इसका हाई होता है। मतलब ये ओपन प्राइस हुआ, ये हुआ सॉरी, ये ओपन प्राइस, ये क्लोज प्राइस, और ये हो गया हाई, और ये हो गया उसका लो। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो जैसे ये जो है, ये ओपन हुआ यहाँ पे 40,708 पे, इसने हाई मारा 40,755 का, और ये क्लोज हुआ 40,750 पे, और लो हुआ था इसका। और ये जो भी लो हाई हुआ ना, ये 5 मिनट के अंदर का है। ये जो यहाँ आप टाइम देख रहे हो ना, ये टाइम फ्रेम है, कि ये जो जो भी हम देख रहे हैं ना, जो भी इसको प्लॉट कर रहे हैं, वो कितना ड्यूरेशन में करे, तो 5 मिनट का ये है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, बार। बट जो सबसे पॉपुलर फॉर्म है वो होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं कैंडल। तो एक कैंडल के अंदर में क्या क्या होता है, मोमबत्ती के जैसा दिख रहा है, ये देखो है ना मोमबत्ती के जैसा, इसलिए इसको कैंडल बोलते हैं। तो कैंडल में भी 4 चीजें होती है। एक होता है उस टाइम फ्रेम में, यानी 5 मिनट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका 5 मिनट स्टार्ट होता है 2:55 से लेके 3 बजे तक का। तो इसमें क्या होता है कि ये बीच वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, इसको बॉडी बोलते हैं। और जो ये ऊपर और नीचे जो पतला पतला दिख रहे हैं, इसको विक बोलते हैं, विक, ठीक है। तो बॉडी में जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट नीचे वाला और ऊपर वाला, जैसे ये नीचे और ये ऊपर,
तो नीचे वाला पार्ट होता है ओपन प्राइस, यानी जैसे ये मिनट में इंटर किया ना, तो इसका ओपन प्राइस यहाँ पे था 40,686। उसके बाद क्या हुआ, इसने इसी 5 मिनट के अंतराल में एक बार ये गया लो मारा अपना 40,643, और उसमें इसने अपना हाई मारा 14,728 का, और फाइनली ये क्लोज हुआ 14,719 पे। तो ये इसका बॉडी बन गया, ओपन और क्लोज। अगर इसकी क्लोजिंग ओपन प्राइस से ज्यादा है तो ये कलर ग्रीन बन जाता है, समझ में आया। बट अगर इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपन प्राइस से कम है, जैसे इस लाल कैंडल का मतलब क्या हुआ कि ये ओपन रहा होगा और ये क्लोज रहा, तो क्लोज प्राइस जो है ओपन प्राइस से नीचे है, तो ये कलर रेड हो गया। और ये जो ऊपर की तरफ देख रहे हो आप, ये उसका विक है, इसका मतलब हुआ कि इसका प्राइस हाई यहाँ का गया था और फिर ये नीचे यहां तक आ गया। तो इसके नीचे में आप कोई फुलझड़ी नहीं देख रहे हो, क्योंकि ये अपने इस मिनट में लोएस्ट प्राइस पे एंड हुआ। ठीक है, तो ये होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। इससे हमको ये तो पता चलता है ना कि समय के साथ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बट हमें ये भी पता चलता है कि हर ड्यूरेशन में, लाइक लेट्स से 5 मिनट में क्या हुआ, कैसा मूवमेंट दिया। और सिमिलरली आप देख सकते हो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, आप हर इंटरवल पे प्लॉट कर सकते हो। जैसे ये हम लोग 15 मिनट में देख रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि 15 मिनट में इसका प्राइस नीचे गया, यहाँ थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे ही जा रहा है। आप इसको आवरली बेसिस पे भी देख सकते हो। तो देखो आवरली में थोड़ा ये अलग लुक दे रहा है, राइट। आप इसको डे बेसिस पे भी देख सकते हो, तो देखो डे बेसिस पे ये अलग ग्राफ दिखता है। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम ग्राफ देख के आइडिया लगाते हैं कि जो कुछ भी लेफ्ट में हो रहा है ना, उससे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि राइट में कल क्या होने वाला है। तो इसके अंदर में बहुत चीजें होती है, इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो ना, ये येलो लाइन क्या है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, यानी ये पिछले 20 कैंडल का एवरेज बता रहा है आपको। तो इससे आप साफ साफ देख सकते हो कि जब कभी भी मूविंग प्राइस के ऊपर जाता है ना, तो ये उसके ऊपर, ये प्राइस ऊपर की तरफ भागता है। जब भी मूविंग प्राइस को तोड़ता है तो नीचे जाता है, फिर जब भी इसको तोड़ता है तो ये ऊपर जाता है। तो आप ऐसी चीजों को देख के ना आइडिया लगाते हो और इसके बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो। समझ में आ रहा है ना साइंटिफिक तरीका, कि हम प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस हर चीज में आप अप्लाई कर सकते हो। स्टॉक को बाय करना है या कोई ट्रेडिंग करना है वो। अभी एक और चीज समझ लो, इन्वेस्टर कौन होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देता है। तो जनरली जो इन्वेस्टर होता है ना, वो ऐसा ग्राफ व्राफ ज्यादा नहीं देखेगा, राइट। वो फंडामेंटल देखेगा कि कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, पैसा है, इकोनॉमी अच्छा है, चलो लगा के छोड़ देने का। उसको क्या मतलब आज किधर गया कल कहाँ गया, क्योंकि वो तो इन्वेस्टर है ना। समझ में आ रहा है। फिर एक होते हैं ट्रेडर, जो ट्रेड करते, ट्रेड का मतलब वो भाव के ऊपर अपना पैसा बनाएंगे, डायरेक्शन के ऊपर पैसा बनाएंगे। तो वो इन्वेस्टर का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो महीने भर के लिए भी होल्ड करके रख सकता है, मतलब ट्रेडर का हफ्ता भर में भी रख सकता है, 2-4 दिन में भी रख सकता है। उसका गोल क्या है, पैसा बनाना, कोई भी बड़ा मूवमेंट के ऊपर में। समझ में आ रहा है। और एक होता है इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है, सेम डे के अंदर में खरीदता बेचता है और पैसा बनाता है, उसको बोलते हैं इंट्राडे, मतलब वो कुछ कैरी नहीं करता है। समझ में आया। तो आपका जैसा व्यू होता है ना, उसके हिसाब से आप अपना टूल यूज करते हो। जैसे अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हो, तो आपको ना फंडामेंटल से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, क्योंकि एक दिन में क्या हो जाएगा, राइट ना। आपका ज्यादा हथियार जो होगा वो टेक्निकल एनालिसिस होगा, ये ग्राफ होगा, ये प्राइस एक्शन होगा, क्योंकि इसमें आप कैंडल देख देख के समझ में आता है कि अभी नीचे जाने वाला है कि ऊपर जाने वाला है। एवरेज प्राइस समझ में आ रहा है ना, राइट। बायर कहाँ पे बैठा हुआ है, सेलर कहाँ पे बैठा हुआ है, इसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि मेरे को भी क्या करने का है। तो वहां पे ना ये टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हमारे लिए दो टूल के जैसे है। तो ये सब चीजें मैंने अपने वीडियो में कवर किया, मैंने आज जस्ट रिवाइज कर दिया ताकि
नए लोगों को भी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, एनीथिंग? ना, बहुत कुछ क्लियर हुआ। हम्म। हाँ, और बहुत कुछ क्लियर होगा जैसे आप धीरे कुछ धीरे। कुछ टर्म्स अभी याद नहीं है जो आपने बोला है, कोई तो दिक्कत नहीं है, देखो वो उसके लिए मैं पीपीटी दे दूंगा, हम्म, ठीक है, उसके लिए मेरा वीडियो भी है। आपको थोड़ा बार बार देखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, राइट ना, कैंडल स्टिक क्या होता है, आपको एक मैंने कंसेप्ट दे दिया, अभी आप ना उसको ना, थोड़ा, बहुत कुछ क्लियर हुआ है, हम तो है कि कुछ नहीं नहीं, जानते। हाँ। वैल्यूएशन कैसे होता है, कंपनी लिस्टिंग कैसे होता है, शेयर का प्राइस कैसे होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, अभी कुछ तो समझ में आया ना। हम्म, जितना आपको समझ में आया ना, इंडिया में 90% लोग को नहीं आता, ये सोच जान लो बस। आप इंडिया में टॉप 10% में आ गए अभी। क्योंकि आपको भी तो नहीं आता था, राइट ना। तो वो यानी अच्छा नॉलेज मिल गया है एक तरह से। अब हाँ। क्या करना है, हमको नॉलेज लेना है और फिर हम अपने नॉलेज को यूज करके पैसा बनाएंगे। भाई नॉलेज का अचार तो नहीं डालेंगे ना इधर, अभी नॉलेज है तो उसको पैसा भी तो बनाना चाहिए ना। तो मैंने वही किया है, नॉलेज लिया है। अभी स्टॉक मार्केट एक सी के जैसा है, समुद्र है। अभी हमने बात की खाली शेयर का, इक्विटी का। इक्विटी कैसा होता है ना, जैसे दूध होता है, गाय है आपके पास, गाय से मेन चीज क्या निकालते हो आप, दूध निकालते हो। दूध बेच के पैसा बना सकते हो, बट आपसे ज्यादा होशियार आदमी होगा तो क्या करेगा मालूम है, सोचेगा कि दूध कितना रुपए किलो बिकता है, 40। हाँ, घी कितना रुपया किलो बिकता है, 500। ज्यादा मार्जिन किस में है, घी में है। दूध को तो एक दिन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं, घी के लिए, घी को तो बना के छोड़ दो साला, 6 महीना भी होल्ड कर सकते हैं। न ना हमको फ्रीज चाहिए ना कुछ और चाहिए, है कि नहीं। शादी वादी का सीजन में घी का बहुत डिमांड होएगा। हाँ, तो मैं तो ऐसा सोचेगा ना वो, तो आइटम वही है दूध, लेकिन कोई आदमी बोलेगा मैं दूध बेच के ही कमाऊंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं दूध नहीं, मैं ना घी में पैसा बनाऊंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं मक्खन में पैसा बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं बटर में पैसा बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं दही बेच के पैसा बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं खोआ बेच के पैसा बनाऊंगा। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो दूध आपका क्या है बोलो तो, कैश, इक्विटी, मेन प्रोडक्ट। वैसे स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं कंपनी का जो होता है, उसको हम बोलते हैं कैश मार्केट, इक्विटी। बट इक्विटी का जो एक्शन के ऊपर हम डिराइव करते हैं कुछ चीजों को, जैसे दूध से हमने डिराइव किया मक्खन, मलाई, जो भी चीजें मैंने बताई, घी। वैसे इक्विटी का जो डेरिवेटिव होता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट। और डेरिवेटिव के अंदर में होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, FNO बोलते हैं इसको, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि इंडिया के अंदर में दूध का कितना मार्केट है, दही का कितना मार्केट है, तो डेटा निकल देख सकते हैं ना अपन कि दूध इतना कंज्यूम होता है, दही इतना होता है, इससे इतना पैसा आता है, मक्खन से इतना, देख सकते हैं ना। वैसे स्टॉक मार्केट के अंदर में अगर आज के डेट में मैं बताऊं तो इंडिया जो है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट बन चुका है। यानी इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत जबरदस्त हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। और डेरिवेटिव के अंदर में फ्यूचर एंड ऑप्शंस इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि आज से 20 साल पहले नेग्लिजिबल था। यानी अगर मार्केट में 1,000 करोड़ रुपया लगता था ना, तो उस 1,000 करोड़ में से मात्र 100 करोड़ रुपया डेरिवेटिव में लगता था, 900 करोड़ इक्विटी में लगता था। आज के डेट में अगर पैसा लगता है तो आपका 60-70 करोड़ रुपया जो है, 1,000 करोड़ में से 600 करोड़ रुपया डेरिवेटिव में जा रहा है और बाकी पैसा इक्विटी में जा रहा है। तो मतलब समझ रहे हो ना, जस्ट लाइक अभी मोर पीपल आर ऑपरेटिंग इन घी, मक्खन, मलाई, नॉट इन मिल्क। क्योंकि डेरिवेटिव में क्या होता है, इक्विटी जनरली लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, होल्डर, इन्वेस्टर्स। बट डेरिवेटिव इज यूज फॉर ट्रेडिंग, राइट। एक तो वो है, दूसरा डेरिवेटिव का पर्पस होता है हेज करना। जैसे आप क्यों दही में काम करोगे बताओ, या घी क्यों निकालोगे, व्हाट कैन बी द रीजन। एक तो पैसा बनाना है, मार्जिन ज्यादा है लेट से। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है ना कि कई बार दूध खराब हो जाता है तो वेस्ट हो जाएगा आपका, तो आप क्या कर सकते हो, दूध को जला दो, जला के उससे खोया निकाल लो, जला के उससे घी निकाल लो, कर सकते कि नहीं, पनीर बना लो उसका। तो आप क्या करते हो बेसिकली, अगर कुछ हो गया दूध में गड़बड़, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये सब करते हैं। और एक्चुअली में किसी ने पनीर के बारे में क्यों सोचा होगा बताओ।
गलती से सोच लिया होगा, क्या लगता, नहीं हुआ होगा ऐसा? दही गलती से बन गया होगा, कोई बनाने के लिए थोड़ी नहीं गया था। पता है कि नहीं आपको? तो फिर उसको टेस्ट किया होगा, लगा हाँ ये भी ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। राइट ना, घी बन गया होगा गलती से, तो लगा होगा हाँ ये तो अच्छा है, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही इक्विटी में लोग करते थे, उससे हमने प्रोडक्ट निकाला कि अगर यहाँ पे लॉस हो तो ये कर लेते हैं, तो यहाँ का लॉस ये बचा देगा। तो जनरली जो डेरिवेटिव मार्केट होता है वो यूज होता है हेजिंग के लिए। हेजिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन। जैसे आप जब तलवार से लड़ाई करते हो तो साथ में ढाल होता है ना आपके पास, देखा ना लड़ाई करते हुए लोगों को फिल्मों में, खाली तलवार के साथ एक ढाल होता है कि नहीं होता है? ढाल का क्या काम होता है बताओ? व्हाई डू यू यूज दैट? प्रोटेक्ट करने के लिए, हेज, इसी को बोलते हैं हेज। अभी ये फाइनेंशियल वर्ड है लेकिन मैंने आपको सिंपल वर्ड में समझा दिया। दिस इज कॉल्ड हेजिंग, HEDGING, हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट, मतलब अनइवेंचुअल मतलब होता है ना, जैसे आप प्लेन से कूदोगे, पैराशूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको बोलते हैं हेजिंग। समझ में आ रहा है ना? मतलब आप कूदने का मजा लेना चाहते हो लेकिन प्रोटेक्शन तो चाहिए ना, वो होता है हेजिंग। सिमिलरली जब आप कोई कंपनी का स्टॉक बाय करते हो, राइट, तो आप एक ही उम्मीद पे कर रहे हो कि ये स्टॉक कंपनी अच्छी जाएगी, बट अगर कंपनी बर्बाद हो गई तो क्या करोगे? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेड लेते हैं। अभी आया समझ में? ये इसके लिए होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। और साथ में मार्जिन अच्छा है, ट्रेड ले सकते हो क्योंकि उसका एक अपना तरीका है, तौर तरीका जो हम समझेंगे, बट पर्पस मैंने बता दिया आपको, ठीक है? तो वो होता है डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। उसके अंदर में फ्यूचर का अपना तरीका होता है, ऑप्शंस का अपना होता है, वो मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है? फ्यूचर क्यों लेते हैं, ऑप्शंस क्यों लेते हैं हम लोग जो ट्रेड करते हैं ना। और उसमें एक डिफरेंस और है, जो इक्विटी होता है वो किसी कंपनी का ही हो सकता है, राइट? बट जैसे आपने निफ्टी का नाम सुना होगा, सेंसेक्स का नाम सुना होगा, राइट? निफ्टी सेंसेक्स क्या है? ये ग्रुप ऑफ कंपनीज का परफॉर्मेंस बताता है। जैसे निफ्टी के अंदर में 50 कंपनी का परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करता है। समझ में आया? रिलायंस, भारती एयरटेल, इंफोसिस, TCS, अल्ट्राटेक सीमेंट, ITC, ये सब इंडिया का मेजर कंपनी है। तो जो टॉप 50 कंपनी है ना जिसका वैल्यूएशन सबसे तगड़ा है, उस कंपनी को सेबी ने डाल रखा है निफ्टी में। और हर कंपनी का परसेंटेज एक वेटेज दिया गया है कि रिलायंस का वेटेज है 8%, इसका वेटेज है इतना परसेंट। तो ये कंपनी का जब स्टॉक जैसा परफॉर्म करता है उसके हिसाब से निफ्टी का एक इंडेक्स वैल्यू डिराइव होता है। ये वैल्यू ऊपर जाता है या नीचे जाता है डिपेंडिंग ऑन कि ये कैसा कर रहा है। उससे हमको आइडिया लगता है कि एज अ होल क्या हो रहा है। तो जैसे आप वो सुनते हो ना, आज सेंसेक्स 1000 पॉइंट गया है, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि सेंसेक्स के जो कंस्टिट्यूएंट कंपनी है आज उस पर डिमांड ज्यादा था इसलिए भाव बढ़ा है उनका, ज्यादा कंपनी ऊपर भागी है बोल के सेंसेक्स ऊपर भागा। सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, 30, और निफ्टी में 50 कंपनी होता है, ठीक है? ये जो अच्छा, मतलब यही डिफरेंस है यही सेंसेक्स और निफ्टी में, मतलब हाँ, नंबर ऑफ माने कंपनी कंपनी का का डिफरेंस है। डिफरेंट। हाँ, सेंसेक्स एक छोटा स्मॉलर वो है, 30 कंपनी का वो है, निफ्टी 50 का होता है। और भी डिफरेंस है, निफ्टी के जो कंपनीज हैं और सेंसेक्स के जो कंपनी है, कुछ कंपनीज कॉमन है, बहुत कंपनी डिफरेंट भी है। तो आप देख सकते हो, गूगल करोगे ना लिस्ट ऑफ कंपनीज इन सेंसेक्स तो आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। बट एक चीज जान लो, जो भी कंपनी है वो सब बड़ी कंपनी है, उसका एक क्राइटेरिया होता है सेंसेक्स में आने के लिए, और ये क्राइटेरिया रिवाइज होते रहता है टाइम टू टाइम। तो कंपनीज कैन कीप चेंजिंग। और सेंसेक्स जो डिराइव होता है ना, जैसे सेंसेक्स 60,000 रुपए है, तो उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कैसा होता है? कौन सा कंपनी है, उसका वेटेज कितना है, उसके अंदर में कितना परसेंटेज आज मूवमेंट आया, उसके बेसिस पे सेंसेक्स डिराइव होता है और निफ्टी डिराइव होता है, ठीक है? निफ्टी पूरा इकोनॉमी है, निफ्टी के अंदर में सब सेक्टर कवर होते हैं, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शंस, पेट्रोकेमिकल, फार्मा, समझ रहे हो ना, सब आता है। तो सबको डिवाइड कर सकते हो आप सब सेक्टर में। जैसे ऑटोमोबाइल एक सेक्टर हो गया, बैंकिंग एक सेक्टर हो गया, फाइनेंस एक सेक्टर हो गया, ठीक है? IT कंपनी का एक सेक्टर हो गया,
टेलीकम्युनिकेशन एक सेक्टर हो गया। तो सेक्टोरल इंडेक्सेस भी बनता है इससे। जैसे निफ्टी बैंक एक सेक्टोरियल इंडेक्स है, बैंक निफ्टी करके, उसके अंदर में 12 कंपनी का परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी, तो वो एक सबसेट है निफ्टी का। निफ्टी एक बड़ा सेट ऐसा सर्कल है, तो बैंक निफ्टी उसका एक पार्ट है, निफ्टी आईटी उसका एक पार्ट है। समझ में आ रहा है ना? तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो बेसिकली। तो क्या होता है कि इक्विटी में मतलब आप कैश मार्केट में कंपनी में बाई सेल कर सकते हो, राइट? बट निफ्टी को तो आप बाई सेल नहीं कर सकते हो ना। तो उसका मतलब निफ्टी में आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ये दिमाग में रख लो बस। वी कैन ट्रेड, मतलब हम रादर देन एक कंपनी के ऊपर बाय सेल करें, आप एज अ होल निफ्टी पे कर सकते हो कि आज मार्केट किधर जाएगा, इस पे स्पेकुलेट कर सकते हो। और वो आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग के थ्रू करते हो, या तो फ्यूचर के थ्रू या तो ऑप्शंस के थ्रू। फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, लेकिन ये एक चीज होता है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग से हम इंडेक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, और इंडेक्स में ट्रेड करना इज मच सेफर देन ट्रेडिंग इन कंपनी, क्योंकि कंपनी डूब सकती है, पूरा इंडेक्स नहीं डूब सकता है। अगर आप निफ्टी का ग्राफ देखोगे ना, तो 2000 से लेके 2023 तक में निफ्टी ऊपर जा रहा है, 3000 से 18000 पे आ गया। तो आप निफ्टी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप निफ्टी पे इन्वेस्ट करोगे ना, 10 से 12% गारंटेड आपको रिटर्न मिलेगा। निफ्टी बैंक में करोगे तो भी मिलेगा। तो आजकल लोग यही करते हैं, कंपनी के बजाय, जैसे आपने यस बैंक का शेयर लिया होता है तो डूब जाते हैं, बट अगर आप निफ्टी बैंक में निवेश करते तो आप डूबते नहीं ना, क्योंकि उसके अंदर में तो बहुत सारा बैंक है, सब थोड़ी नहीं डूब जाएगा एक दिन में, राइट? वो डूबने वाला कंपनी को हटा देगा, दूसरे को ले आएगा। तो इंडेक्स इज ऑलवेज सिक्योर। इंडेक्स में आप ना मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। जैसे मान लो नीलादी का एक कंपनी है, वो चलाती है, तो कुछ भी मैनिपुलेशन हो सकता है। एक इंफॉर्मेशन इधर से उधर होगा तो स्टॉक का प्राइस इधर उधर हो जाता है। बट अगर पूरा निफ्टी को आप कैसे मैनिपुलेट करोगे, है कि नहीं? तो इन रीजंस के वजह से डेरिवेटिव ट्रेडिंग बढ़ रहा है, इन रीजन की वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग बढ़ रहा है। और दुनिया में आज के डेट में सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग हो रहा है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो हो रहा है बैंक निफ्टी में, और उसके बाद निफ्टी। ये टॉप टू है पूरे दुनिया का, मैं बता रहा हूं। इंडिया हैज बिकम द नंबर वन कंट्री टुडे, एंड दैट इज वेयर आवर अपॉर्चुनिटीज। अब हम जो करते हैं यहाँ पे ग्रुप में ट्रेडिंग, हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, और हम सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। आया समझ में? हम कोई स्टॉक बाय सेल नहीं करते हैं, हम बैंक निफ्टी में इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? ओके। तो सोमेन, धनंजय, सिद्धार्थ, समझ में आया? रिवाइज कर रहा हूं बेसिकली मैं आप लोगों का, हाँ जी, हाँ जी। है ना, कि ताकि एक बार फिर से क्लियरिटी हो जाए। और राइट ना? तो एनी क्वेश्चन सो फार इन दिस एरिया, जितना भी हमने डिस्कस किया, क्लियर है? राइट? ना टेक्निकल दिया तो है, लेकिन फिर भूल जाऊंगा। हाँ, तो भूल ना जाओ उसके लिए एक पीपीटी दे दूंगा, हाँ ये सब कुछ लिखा हुआ होगा, वो रेफरेंस होगा, जब उसको पढ़ोगे तो मेरी सारी बातें याद हाँ होंगी, हाँ हाँ, वही वही। है ना? तो कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए ना, क्योंकि इतना ही अभी जितने मैंने वर्ड बोला, हेजिंग बोला, ये बोला, वो बोला, वो सब भूल जाओगे, लेकिन वहां सब लिखा हुआ होगा, तो तुम भूलोगे नहीं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल में क्वांटिटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर, सब उसमें मिलेगा, सबका डेफिनेशन मिलेगा। तो वो आप देखोगे ना, तो आपको मेरा बात याद आ जाएगा। अगर मैं इतना बताता नहीं और आप अगर उसको बैठ के पढ़ोगे, तो आपको सब सर के ऊपर से बाउंस करेगा, अभी नहीं करेगा बाउंस। ठीक है? राइट? तो समझना बहुत जरूरी है, लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? और ये एजुकेशन लोगे ना, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ स्कूल कॉलेज में बहुत सारा पढ़ाई किया है, बट उसको यूज नहीं कर रहे हो। जो काम कर रहे हो वो कहाँ स्कूल में पढ़ा था कि थीटा बीटा गामा वामा क्या, किधर काम आता है? बट यहाँ पे जो आप पढ़ोगे ना, वो आपको डेली काम आएगा, और आप उसी को यूज करके पैसा बनाओगे। ये सबसे अच्छी बात है। जितना सीखोगे उतना अच्छा आपका वो रहता है, ठीक है? मतलब डिपेंड नहीं रहोगे किसी पे, क्योंकि आपको भी पता होगा क्या हो रहा है। ओके? तो
ये हो गया रिवीजन। तो मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको ही सब कुछ बता दिया, एक बार फिर से रिवाइज कर दिया। एंड नाउ हम आगे डिस्कस करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। उस दिन हम लोगों ने शायद ऑप्शंस का प्राइस प्राइस किसको क्लियर है अभी? धनंजय तुमको क्लियर है ना, ऑप्शन एक्सपायरी कैसे होता है, प्राइस कैसे होता है? बट हम इसको फिर से कल से स्टार्ट करेंगे। कल से मैं आपको फिर से बताऊंगा फ्यूचर्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में। फिर हम देखेंगे कि वो दिखता कैसा है, प्राइसिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे अभी, ठीक है? और फिर ग्रेजुअली मूव करेंगे बैक टेस्टिंग, कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? क्योंकि मैं ज्यादा पेस में जाऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज भी करता जाता हूँ और फिर आगे लेके जाऊंगा आपको, सो दैट यू आर एंड मीनवाइल यू हैव टाइम कि आप वीडियोस वगैरह भी देख के चीजों को थोड़ा सा कर ले एडवांस और वो करें, ठीक है? ओके, यहाँ अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो अभी तक एनीथिंग, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, एनी टॉपिक। ना अभी मैं जो मैं वीडियो जो है कोई देख सकता हूँ वीडियो या हाँ पीपीटी में, इसके बाद मेरा क्या काम? हाँ, तुमको वीडियो दूंगा ना मैं, अभी तुमको अच्छा, देखना है वो वीडियो। ठीक है, ओके। पीपीटी भी दूंगा, पीपीटी भी करना है, ठीक है? ओके। तो उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं तुम लोग को एक सिंपल चीज दिखाऊंगा, थोड़ा प्रैक्टिकल जैसा, ठीक है? अभी वो क्या चीज है वो छोड़ो, बट मुझे एक चीज बताओ, जब भी आप कोई चीज लेने जाते हो या कोई कहीं पे भी आप पैसा लगाना जाओगे, तो आपका बेसिस क्या होगा पैसा लगाने के पीछे? फॉर एग्जाम्पल, जब आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हो, आप क्या सोच के लगाते हो, क्या सोच के फिक्स डिपॉजिट करते हो? मतलब 1 साल या जो 2 साल रिटर्न बाद मिले वो, पैसा बढ़ेगा। हाँ, क्या क्या और देखते हैं? रिटर्न जो मिले बेसिक इन्फ्लेशन से ज्यादा मिले, ताकि एक्चुअली अर्निंग हो, एक्चुअली पैसे का वैल्यू बढ़ रहा हो, है ना? बट तो बेसिकली हमें पता ये होता है कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, यही चाहिए अपने को। और दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, दूसरा ये भी होता है कि डूब ना जाए। पहला तो ये होता है कि पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा वो तो बात क्या बात है, डूब ना जाए, ये भी होता है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा, हम अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो हमको कितना मिलेगा, फायदा क्या होगा। अभी आप कैसे पता करते हो कि कितना पैसा, हमारा पैसा कितना लगाएंगे और वो कितना बन जाएगा? जैसे आपने 10 लाख रुपया डाला 1 साल के लिए, तो आप एक देखते हो ना कि उसका कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8% है, 10% है, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है? यही होता है तरीका। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, लेट से स्टॉक में करते हो, वहां पे क्यों करते हैं हम इन्वेस्ट? यही सोच के करते होंगे कि अगर मैं इसको बाय करूंगा या इस पे इन्वेस्ट करूंगा, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा, यही होगा ना, राइट? आपको कैसे पता कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हाउ विल यू नो दैट? आपको कैसे, जैसे बैंक के एफडी तो पता चल जाता है आपको, बैंक के वेबसाइट पे देख के, है ना? पीएफ का पता चल जाता है, स्टॉक के कैसे पता करोगे आप? कैसे आपको पता, क्या उम्मीद करोगे कि 1 साल में ये कितना हो जाएगा? जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, तो वो लोग आपको बोलते हैं ना कि सर आपका 15% रिटर्न होगा, 10% होगा, गारंटेड नहीं है फिर भी, लेकिन हाँ इतना हो तो जाएगा, ऐसे ही बोलते होंगे ना, है कि नहीं? जब आप कोई इंश्योरेंस लेते हो, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो या कुछ और लेते हो, तो आपको पता होता है ना वहां पे कि कितना प्रीमियम दूंगा और कितना मिल सकता है मुझे, पता है ना, ये सब चीजें होता है। तो उसी तरह जब हम कोई भी काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेडिंग ही करोगे, आप रोज का ट्रेड करो या महीने का ट्रेड करो या लॉन्ग का करो, जो भी करो, बट जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए? जैसे आप घर से कार लेके निकलते हो, लॉन्ग जर्नी पे जाते हो, क्या पता होता है, आप क्या देखते हो? तो लाइफ में हमेशा रिस्क वर्सेस रिवार्ड देखते हो कि नहीं देखते हो, है कि नहीं? रिस्क वर्सेस रिवार्ड, तो ये याद रखना आज के बाद कि कोई भी काम हम करते हैं हम हमेशा रिस्क वर्सेस रिवार्ड देखते हैं, ठीक है? रिस्क का मतलब ये होता है कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है मेरा, ये जो काम मैं करने जाऊंगा इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है और इसका बेस्ट केस क्या हो सकता है। बेस्ट केस आपका रिवार्ड होता है, वर्स्ट केस आपका रिस्क होता है। तो कहने का मतलब हमें वही काम करना चाहिए जहां पे हमको रिस्क भी पता हो, रिवार्ड भी पता हो, राइट और रॉन्ग? अगर ये आपको पता नहीं हो फिर भी आप कर रहे हो, तो ये फिर क्या होता है ना, वो गैम्बलिंग हो जाता है, राइट ना? तो देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन गैम्बलिंग एंड ट्रेडिंग।
तो हमको गैम्बलिंग नहीं करना है, यानी हम उम्मीद में पैसा नहीं लगाएंगे, हम तुक्के में पैसा नहीं लगाएंगे, हम प्योरली एक मैथमेटिकल मॉडल पे पैसा लगाएंगे, जो हमने पढ़ा है ना, प्रोबेबिलिटी, संभावना कि क्या, और जिसमें संभावना कैसे पता चलता, जैसे मैं अगर आपको एक सिक्का दूं और मैं कहूं इसको उछालो, और मैं आपसे कहूं कि अगर तुम 20 बार उछालोगे तो कितना बार हेड आएगा, क्या आंसर दोगे? 10 बार। 10 बार। क्यों? क्योंकि दो पहलू है, हेड और टेल, या तो हेड आता है या तो टेल आता है, तो इसके हिसाब से 50% चांस है कि हेड आएगा या 50% चांस है, यही करोगे ना। अगर मान लो आपकी जान का दाव लगा दिया जाए हेड और टेल के ऊपर पे, कि 20 बार सिक्का उछालेंगे अगर इतनी बार हेड आया तो ये तुम्हारी जान ले ली जाएगी, इतनी बार टेल आया तो वो हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आपको पता नहीं ना, गे, लेकिन आपको एक चीज गेम पता है छोड़ कि, देंगे। आपको ये पता है कि यार ठीक है, प्रोबेबिलिटी अभी क्या करें वहां, ऐसा तो 50% तो आ ही जाना चाहिए, राइट? क्योंकि वो तो लॉ है जब हम एक डाइस उछालते हैं, लूडो का गोटी, तो उसमें 1 से लेके 6 आ सकता है, राइट ना? तो किसी भी का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 16.66% है, 1/6, राइट ना? तो ये सब हमने पढ़ा है ना, जैसे ताज का पत्ता में 52 पत्ता होता है, उसमें राजा 4 होता है, रानी 4 होता है, और बाकी चीजें भी ऐसे ही होता है ना, 26 26। तो अगर मैं कहूं कि राजा आने का क्या चांस है, तो आप क्या बोलोगे? 1/4/52, 4/52, 1/13, यानी आप 13 पत्ता निकालोगे तो एक राजा निकल सकता है, राइट ना? तो कहने का मतलब है, यू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी, राइट? ट्रेडिंग शुड बी ऑलवेज अबाउट प्रोबेबिलिटी, इट इज प्योर मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो जो भी हम करते हैं या जो भी हम करेंगे ना, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डेटा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए। हमको इतने ही देखना, और हमारा काम क्या है? इन चीजों को एनालाइज करना है। जैसे मान लो आप आईपीएल में मुंबई इंडियन में हो, आपको प्लेयर चाहिए, तो आप क्या करोगे? जब मैच खेले जाएगा बॉम्बे और दिल्ली का, आप कुछ कर पाओगे उधर? जो करना होगा तो प्लेयर को करेगा ना, आप क्या करोगे बैठ के? आप तो, आपका सारा काम होता है आईपीएल शुरू होने के पहले, यानी बैठ के एनालाइज करना कि देखें जरा कौन कौन सा प्लेयर चल रहा है मार्केट में, इसका रिकॉर्ड निकालो जरा, दिखाओ इसका, यही तो देखोगे आप बैठ के, और उन रिकॉर्ड के बेसिस पे आप बिडिंग करने जाओगे, वहां पे आप बेस्ट ट्रेड्स लोगे कि नहीं नहीं ये प्लेयर चाहिए मुझे, इसके लिए मैं इतना लगाऊंगा, राइट? और फिर आप बैठ जाओगे चुपचाप से कि सीजन चालू। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपकी टीम जीतेगी कि हारेगी, क्योंकि आपने अपना अच्छा काम किया किसके बेसिस पे? डेटा के बेसिस पे, राइट? समझ में आ रहा है आपको? अभी कोई टीम बोले नहीं, मैंने तो ऐसे ही मन लग रहा था, ये प्लेयर अच्छा दिख रहा था, देखने में सुंदर था, इसलिए उसको टीम में ले लिया, वो जीत सकता है कभी? नहीं जीत सकता, क्योंकि लॉजिक क्या है? तो उसी तरह जब आप ट्रेड लेते हो ना, या कुछ इन्वेस्ट करते हो, तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग डेटा होता है, बैकग्राउंड होता है। मेरा काम जो है, आपको वो डेटा को कैसे रीड करते हैं वो समझाऊंगा, वो सिखाऊंगा। नंबर 1, आपके सामने वो डेटा रखूंगा, मतलब मैं आपको प्लेयर्स दिखाऊंगा, ये देखो ये प्लेयर, और इसका जरा स्टैटिस्टिक देखो। नहीं तो क्या होगा ना, आप खुद प्लेयर कहां से ढूंढोगे? करोड़ों के बीच में किसको उठा के लाओगे? मैं आपके सामने प्लेयर रख दूंगा, और मैं उसका डेटा रख दूंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कौन सा डेटा आपको हेल्प करेगा। आपका काम क्या होगा बताओ? उस डेटा को समझना, देखना, और आप बोलोगे वाह यार ये तो बड़ा जबरदस्त डेटा है। अब आपका काम है डिसाइड करना कि आप उस प्लेयर को लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। आपने प्लेयर ले लिया, डेटा आपके सामने है, अब प्लेयर खेलेगा कि नहीं खेलेगा ये क्या कौन बताएगा बताओ? हाई चांसेस है कि डेटा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है तो खेलेगा ही। 4 साल से अगर विराट कोहली रन बना रहा है तो आगे भी रन बनाएगा, राइट और रॉन्ग? यू विल कीप विराट कोहली इन योर टीम और नॉट? टेल मी। वो रन बना रहा आगे भी बनाएगा ना। वैसे ही ट्रेडिंग होता है, ठीक है? और हमारा जो पर्पस है वही है, पहले कंसेप्ट समझना, बेसिक समझना, फिर हम जो करने वाले उसको समझेंगे, उसके बिहाइंड जो भी डेटा है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और इसी के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी जो मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है ना?
और वो देख के फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ अब अगर हम पैसे की बात करें तो पैसे के केस में क्या देखना पड़ता है कि अगर मेरा पैसा लग रहा है, राइट, तो मेरे पैसे पे रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है, और अगर मैं दिन दिन में क्या होगा, महीने महीने में क्या होगा और साल साल में क्या होगा। वेरी सिंपल। अगर मैं आपको वो डेटा दिखाऊं और ये बताऊं कि एज पर दिस डेटा you know what you can expect is 100% return on your capital. तो how is that? मतलब 100% का मतलब ये है कि अगर आप 6 लाख लगाते हो तो आप एक साल में 6 लाख रुपया बना सकते हो। साल में, द की इज साल में, एक दिन में नहीं। राइट ना, एक दिन में नहीं, साल में। और एक दिन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब होगा तो आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा ठीक है 6 लाख रुपया मेरा हो रहा है, तो अगर आज मेरा लॉस होगा तो कितना होगा, और मैं कहूँ कि 1 लाख हो जाएगा, तो आपको अलर्ट होना कि बाप रे 1 लाख चला जाएगा, क्योंकि 1 लाख एक दिन में आप हजम नहीं कर पाओगे, राइट। पर मैं आपको कहूँ कि नहीं, एक दिन में 10,000 मैक्सिमम 8,000, तो यू विल बी ओके ना। हाँ ठीक है, क्योंकि ये 8,000 एक्चुअली जा नहीं रहा है, वो उस दिन नहीं चला। जैसे एक प्लेयर को हमने लिया आईपीएल में 14 मैच के लिए, अभी उस मैच में नहीं चला, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि पूरा सीजन नहीं चलेगा। मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि पूरा सीजन में वो सबसे ज्यादा रन बनाएगा। आज रन नहीं बनाया तो उसे क्या करोगे तुम? तो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट इज रिक्वायर्ड, विच मीन्स यू अंडरस्टैंड, यू सी द बिगर पिक्चर, यू डोंट लुक एट द स्मॉलर पिक्चर। माइक्रो नहीं देखते हो, मैक्रो देखते हो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना आपको? तो आप क्या देखते हो, अच्छा ये कैसे चलेगा, फिर आपको दिखता है कि अच्छा ये दिन नहीं चला, और जब प्रॉफिट देगा तो कितना देगा एक दिन में। तो मैं बोलता हूँ अगर 6 लाख से आप कर रहे हो ना, तो आपको 12,000 का प्रॉफिट हो सकता है। गुड इनफ कि 6 लाख पे अगर गवाएंगे तो 7-8 हजार गवाएंगे, बट कमाएंगे तो 12,000 कमाएंगे। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि आपको सिक्का उछालने का गेम खेलना है, ठीक है? हेड आएगा टेल आएगा। अगर हेड आया, अगर हेड आया तो आप ना 2 रुपया जीतोगे। कितना जीतोगे? 2 रुपया। बट अगर आप टेल आया ना तो आप 1 रुपया गवाओगे। हेड आया तो कितना जीतोगे? 2 रुपया। टेल आया तो कितना गवाओगे? 1 रुपया। अब मैं आपसे ये कहूं, हेड या टेल आने की जो संभावनाएं हैं वो 50-50 है, यानी 50% चांस है हेड आएगा, 50% चांस है टेल आएगा। आप 10 बार सिक्का उछालते हो, कितने बार उछालते हो? 10 बार। 5 बार हेड आता है तो आप कितना पैसा बनाओगे? कितना बनाओगे? 10। 10 रुपया। तो 5 बार टेल आएगा, तो टेल आने से 1 रुपया गवाओगे भी, तो कितना रुपया गवाओगे? 5। तो नेट और नेट आपने 10 रुपया कमाया, 5 रुपया गवाया। तो घर आप 5 रुपया तब भी लेके जा रहे हो ना। तो मैं कहूं अगर आपको 50% सक्सेस रेट भी है तो आपको ये ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप यू आर मेकिंग 5 रुपीज, बिकॉज दैट इज व्हाट द डेटा सेज। समझ में आया? तो यानी हम जनरली सक्सेस परसेंटेज देख रहे हैं यहाँ पे, विच इज ओनली 50, राइट। बट चूंकि रिस्क रिवार्ड काफी अच्छा है, रिस्क रिवार्ड क्या है यहाँ पे? 1:2 का है, यानी हम जीतते हैं 2, हारते हैं 1 है। इसके वजह से हम प्रॉफिट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है? अभी मैं ये सिचुएशन को चेंज कर देता हूं, मैं बोलता हूं कि रिस्क रिवार्ड 1:1 का है, और आपका सक्सेस रेट भी 50% है। तब क्या होगा? 10 बार सिक्का उछालेंगे, 5 बार हेड आएगा, 5 रुपया कमाओगे, 5 बार टेल आएगा, 5 रुपया गवा दोगे। नेट ऑन नेट आपके घर में 0। ये ट्रेड लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब कुछ आएगा नहीं तो लेके क्या करेंगे? राइट। और अगर मैं उल्टा बोल दूं आपको कि हेड आने पे 1 रुपया मिलेगा, टेल आने पे 2 रुपया जाएगा, लेकिन 80% चांस है आपका हेड आने का, अब क्या करोगे? 10 बार उछालोगे, 8 बार हेड आएगा। 8 बार हेड आएगा तो आप कितना कमाओगे? 8 रुपया। और 2 बार टेल आएगा तो आप कितना कमाओगे? 4 रुपया। तो भी कितना रुपया लेके जाओगे? 4 रुपया। तब भी ये ट्रेड लेना चाहिए ना? समझ में आ रहा है? ट्रेडिंग ऐसा ही होता है जैसा मैं बता रहा हूं। आपको पता है कैसीनो वाला पैसा क्यों बनाता है? 2 चीजें होती है वहां पे। एक होता है रिस्क रिवार्ड,
एक होता है प्रोबेबिलिटी सक्सेस का। समझ में आ रहा है? तो आपको दोनों चीजें देखना पड़ता है। उनके केस में क्या होता है ना, वो एज होता है, बोलते हैं ना देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन एज। एज क्या होता है कि उनको पता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में है, रिस्क रिवार्ड भी मेरे फेवर में, तो लॉन्ग रन में मैं पैसा बनाऊंगा ही बनाऊंगा, चाहे किसी को कितना भी जीतने दो। ठीक है ना? तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा था क्योंकि कोई भी जहां हम पैसा लगाते हैं ना, हमें ये चीज देखना पड़ता है। तो आपको ना ये नंबर्स देखना चाहिए, सक्सेस परसेंटेज, रिस्क रिवार्ड, और उससे क्या होगा। तो जो हम ट्रेडिंग करेंगे ना, उसमें यही सारा नंबर मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और उसके बेसिस पे ही आप ट्रेड्स लेते हो गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर। ठीक है ना? ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं करना है, और हमें उस नंबर पे ट्रस्ट करना चाहिए बस। आज क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ओवरऑल हमारा ये होगा। ठीक है? तो मैंने जस्ट ये वाला बात इसलिए बताया कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो हम सीखते हैं ना, इसमें इन चीजों को समझना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके पीछे एक साइंटिफिक वो होना। ठीक है? ठीक है, तो 10:30 बज गया, राइट? इससे ज्यादा आप लोग का होल्डिंग कैपेसिटी होगा भी नहीं, होल्ड भी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया अनिंद्या, कल्याण? हाँ, बहुत कुछ आया। है ना? नीला जी, आपको आया समझ में जो जो मैंने आज बोला? আজকে অনেকটা ক্লিয়ার হয়েছে। क्लियर हुआ ना? ठीक है। হুম, अब देखो, बाकी ज्यादा समझने के लिए ना इस्तेमाल किया करो कलम और कॉपी का, और हाँ लिखो। वो तो लिख रही हूँ। बहुत लिख जब भी आप ली। लिखोगे फिर उसको देखोगे पढ़ोगे, तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग में गुजरेगा। ठीक है? और ये रखो कि 2 महीने में आपको ना बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब आप यहाँ से यहाँ आ जाओगे, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। और सबसे अच्छी चीज ये होगी कि आपके पास एक नया नॉलेज, एक नया स्किल डेवलप हो जाएगा, जो कि शायद अभी आप ABCD सीख रहे हो, और वही सबसे फैसिनेटिंग और पावरफुल चीज होता है। फिर जब आप उसको यूज होते हुए देखोगे ना ट्रेडिंग में, तब और जब अच्छा आपको पैसा लगेगा। मिला, तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार अच्छा ये बड़ा लगेगा। सही चीज है, जो सीखा था वो सामने हो रहा है। हम्म, और वो जब होता है तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि आपके पीछे नॉलेज है, आपको पता है ये क्या हो रहा है। अच्छा, आज पैसा गया, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है इतना ही जाने वाला है। अच्छा, आज पैसा आया, आपको पता है इतनी आने वाला, और आप वेट करते हो अपना महीने का और ईयर का, रोज रोज का नहीं कि आज ये हो गया कल वो हो गया, ऐसे नहीं। ठीक है ना? ओके, ओके। चलिए ठीक है, तो फिर कल कनेक्ट करेंगे हम, और इसके आगे बात करेंगे। ठीक है? ओके अनन्या, तुम मुझे जरा पिंग कर देना, तुमको मैं ये ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ओके मैं कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। Thank you. अच्छा खुशबू, तुम्हारा 1 मिनट रुक जाना, तुम्हारा वो ट्रेडिंग में ट्रेट्रॉन और ये सब है तुमको? हम निकल जाए। हाँ, आप लोग निकल क्या जाओ। भैया ट्रेट्रॉन में? ओके ओके। मैंने कहा जो ट्रेड करती हो ना ट्रेट्रॉन में और शून्य में, कैसे क्या करते हो, वो क्लियर है? नहीं भैया, उसमें देखना पड़ेगा मुझे। आपने आज बैक टेस्ट करना आता है तुमको, कैसे करते हैं एल्गो टेस्ट में? नहीं देखा था एक बार, लेकिन खुद से कर पाऊंगी वैसा है नहीं। अच्छा, कभी ट्राई किया करने का खुद से? नहीं, नहीं किया। तुम्हारा अकाउंट एल्गो टेस्ट में बनाया? आज सुबह मैं वही देख रही थी, उस पे बनाने का कैसे करना है। तो क्या करो ना, पहले बना लो थोड़ा, क्योंकि देखो तुम ट्रेड ले रही हो, राइट? तुम जब उसमें ट्रेड वो लोगी ना, सब्सक्रिप्शन उसके लिए भी होता है ना? नहीं उसका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। ये कुछ चार्जेस तो दिख रहा था, सुबह देख लेते हैं बैठ के। नहीं, बस तुम अकाउंट क्रिएट करो, 25 बैक टेस्ट फ्री मिलता है। हाँ, ठीक है? मैंने यूट्यूब का लिंक दिया है ना, उसके अंदर एक वीडियो है बैक टेस्ट, 2 वीडियो है, बैक टेस्ट, तो ध्यान से देखो। ठीक है? और जो तुम स्ट्रेटेजी अभी से कर रही हो ना, तो उसका तुम्हारे पास पूरा बैक टेस्टिंग जो लॉट है ना, वो तुम्हारे पास होना चाहिए, जिससे कि तुमको ये पता हो कि मेरा प्रॉफिट और लॉस कैसा क्या रहेगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा, तुम ट्रेड लोगी, मान लो लॉस हो गया, तो तुम टेंशन में रहोगे, अरे आज तो मेरा लॉस हो गया, अभी क्या होगा। तो वो मतलब तुम समझ रहे हो ना, गेम में नहीं हो बेसिकली, क्योंकि हमको आज क्या हुआ कल क्या हुआ इससे मतलब नहीं होता, हमको ये पता होना चाहिए पास्ट में क्या हुआ है, कितने सालों में क्या हुआ, मैक्सिमम बुरा से बुरा क्या हुआ, मैक्सिमम अच्छा क्या हुआ। उस बेसिस पे हम चीजों को एनालाइज करते हैं आगे।
जो हमको ये कॉन्फिडेंस देता है कि अच्छा अगर मैं 2 लाख से कर रही हूँ ना, तो ये जो मेरा सेटअप है, जो मैं 5 दिन का ट्रेडिंग करती हूँ ना, तो किसी भी टाइम पे ना, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मेरा कैपिटल कभी भी 15,000 से नीचे नहीं घुसेगा। ये मेरे को तो ये कॉन्फिडेंस, तो जब तक वो 15,000 नहीं आता तुमको टेंशन नहीं है, और तुमको ये पता है कि ये ग्रो कैसे करेगा। तो 2 लाख से यहाँ जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर 2,10,000 बनेगा, 2,20,000 बनेगा, 2,40,000 होगा, तो ऐसा। तो वो डेटा मेरे ख्याल से अभी तुम नहीं देखी हो, नहीं समझी हो, तो तुमको यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, है कि उसके नहीं? लिए आप कुछ सेशन लेने वाले हो क्या? इसी में लेंगे आगे, जैसे जैसे अभी बढ़ेंगे ना, हम लोगों को बैक टेस्ट सिखाएंगे, शून्य में ताकि सिखाएंगे। वहां से भी लोगों को यहाँ पे आप बुला लोगे, ऐसा है? नहीं, वहां पे जो लोगों ने बोला है कि उनको नहीं आता है, तो उनको मैं बोल दूंगा कि भाई ज्वाइन कर लो। प्लस देखो देखो वीडियोस हैं ऑलरेडी, राइट ना? अगर कोई भी इंसान ईमानदारी से बैठ के देखेगा ना, उसको सब समझ में, लेकिन लोग मेहनत नहीं करते हैं। चाहिए सबको, लेकिन मेहनत किसी को नहीं करना, ये गलत एटीट्यूड है। बाकी तो मैं यहाँ सिखाऊंगा ही, दोबारा मैं बुला लूंगा कि चलो देख लो भाई। और ये सिंपल चीज है खुशबू, राइट? अगर तुम दिल से ईमानदारी से 1 घंटा रोज दोगे ना, तुम्हारे लिए सब, इससे तुम्हारा जर्नी आसान ट्रेड रन पे स्ट्रेटेजी वगैरह है ना, उसमें क्या क्या है ना, वो मेरे को अभी समझ नहीं आता। फिर मैं अगर लेके भी बैठू ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं कुछ क्लिक हो गया, टच हो गया ना, तो कोई कुछ दिक्कत डिलीट नहीं हो है, गया, ऐसा उसके कुछ अभी ना। तुमको मैं फ्लो बता दूंगा कि क्या लिखा हुआ है उसमें। तो तुमको हम्म, एक बार लॉजिक क्लियर हो जाएगा ना, तो तुमको समझ में आएगा, फिर डरोगी नहीं। फिर तुमको कुछ हम्म, चेंज करना है, ऐसे अभी तो कुछ चेंज करना नहीं, अगर कुछ होगा तो मेरे को ही बताना। लेकिन हमें वो सब बता दूंगा जिससे तुम खुद से चेंज कर सकती हो, कि मेरे को अभी क्या पैसा बढ़ गया है, तो मेरे को ना अभी लॉट बढ़ाना है, या हम्म, स्टॉप लॉस कभी चेंज करना है, या दिन मॉडिफाई करना है। क्योंकि मान लो अभी हमारा एक्सपायरी गुरुवार को होता है, किसी दिन मान लो गुरुवार छुट्टी है, तो एक्सपायरी बुधवार को होगा। और अगर एक्सपायरी बुधवार को होगा तो वो वीक पूरा बदल जाता है। मंगलवार जो है वो बुधवार के जैसा बिहेव करेगा, सोमवार मंगल के। तो हमारा स्ट्रेटेजी तो दिन के हिसाब से, तो तुमको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्या करने पड़ेंगे वो समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखो, एक तो तुमको ट्रेडट्रॉन पे पूरा ग्रिप लेना पड़ेगा, एक तुमको बैक टेस्टिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। समझो इस बात को, मैं बार बार स्ट्रेस करता हूँ। क्योंकि अगर तुम बैक टेस्ट नहीं देखोगी, डेटा तुमको दिन रात वही डेटा देखना पड़ेगा, उसी डेटा को अपना हमराज हमदर्द बनाना पड़ेगा, वही तुमको कॉन्फिडेंस देगा। समझ में? क्योंकि जब तुम पुराना देखोगे ना, तो तुम बोलोगे हाँ नॉर्मल है, चलो आराम से पीस में है। और इवेंचुअली हमारा गोल क्या है ना, सिस्टम ट्रेडर बनना। सिस्टम ट्रेडर का मतलब होता है सुकून, आराम, गेस नहीं करना है, मार्केट किधर जाएगा ये सब नहीं देखना है। एक प्रोबेबिलिटी है, हम एंट्री ले रहे हैं राम भरोसे, जहां हमको पता है कि गवाएंगे तो इतना गवाएंगे, कमाएंगे तो इतना कमाएंगे। अब जो दिन जो मिलेगा वो लेंगे। आज लॉस है तो लॉस लेंगे, कल प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लेंगे, आज लॉस है तो लॉस लेंगे, प्रॉफिट है प्रॉफिट। तो उतना टेंशन नहीं लेंगे, नहीं तो बैठ के देखते रहेंगे और टेंशन लेते रहेंगे, अरे अब क्या करें। फ्राइडे को काफी सबने मैनुअली किया था ना, इसलिए मैंने पूछा। हाँ कोई नहीं, फ्राइडे मैनुअली में क्या होता है उसका भी मैं बता देता हूँ, कि उसके अप्स एंड डाउन है। देखो अभी मान लो नहीं हुआ ट्रेड, तो मेरा क्या मानना होता है ना, दिन अच्छा नहीं, छोड़ दो। भगवान बोलना चाह रहा है कि आज मत कर, मत करो, इतना क्यों दिन खुजली करेंगे, ये तो रोज ही चलेगा ना, ठीक है। बट हाँ, इफ एट ऑल अगर करना ही है, तो उसका पॉइंट क्या होता है समझो। हमारा ट्रेड का एक टाइम है, निर्धारित समय 9:35। इट्स लाइक राहु काल है वो। तो अगर वो ट्रेड 9:35 में फेल हो गया, तो तुम 9:35 और वो 1 सेकंड पे कैसे लोगी ट्रेड? वो तो समय निकल गया ना। अब तुम लोगी तो 9:36 होगा, 9:37 होगा, 9:38 होगा, कोई गारंटी नहीं कि ये सक्सेस रहेगा। अभी तुम बोलोगे भैया ऐसा कैसे 1 मिनट में इतना बदल जाता है? यस, बैक टेस्ट करके देख लो कि जो 9:35 पे हम ट्रेड लेते हैं और 9:36 में लेते हैं, उसका 4 साल का डेटा देखना, 50% ROI कम हो जाता है। यानी कुछ तो होता है 9:35 में। अभी क्या होता है उसको भूल जाओ, लेकिन कुछ तो होता है। तो अगर मेरा 9:35 में ट्रेड हुआ ही नहीं, तो मैं क्यों लूं 9:36 पे? बैक टेस्ट करके अलग अलग टाइमिंग फीड करके आपने ये हाँ राइट, वही तो है ना, तुम देखोगी। मैंने लाखों बैक टेस्ट किए, तब मैंने ये टाइम निकाला, ऐसे रैंडमली नहीं है कि कोई तुक्के में बना दिया है और इवॉल्व किया है। तो मैंने तो लाखों किए, तुमको लाखों नहीं करना है, तुमको तो कम से कम जो टाइम में हो रहा है उसको तो देख लो, ठीक है ना? और उसके आगे पीछे का भी देख लो, तुम्हारा क्यूरियोसिटी, तुमको मजा आएगा, तुमको ये लगेगा कि वाह यार, स्किल आ गया मेरे हाथ में, आई कैन क्रिएट, आई कैन सी समथिंग। तो तुम क्या देखोगे, अच्छा 9:30 पे लेके देखते हैं क्या होता है। तो तुम देखोगे अरे इसमें तो ये आ रहा है, मंथली मंथली प्रॉफिट दिख रहा है, ईयरली प्रॉफिट दिख रहा है, रिस्क, सब कुछ सारा डेटा आता है। तो ये होता है डेटा एनालिसिस। अभी तुम बोलोगे अच्छा 9:45 पे देखते हैं,
तो ऐसे देखते देखते तुम इतना अच्छा देखने लग जाओ, और कल तुम मुझे आके बोलोगे भैया ये देखो ना, यहाँ पे मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया और जो आप हम कर रहे इससे बेटर रिजल्ट मिल रहा है। अभी हम एक बार में एक ही लॉट ले रहे, क्यों नहीं हम अलग अलग टाइम। तो दिस इज व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट। और ये इतना अच्छा फील्ड है, बताओ मतलब तुम कितना सीख सकती हो। तो वही है, मैं इतना सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बट ये ना इसको हमको अभी बहुत चेंजेस हो सकते हैं। कल हो सकता है स्टॉक मार्केट में टाइमिंग चेंज हो जाए, राइट। अभी 3:30 के बजाय वो स्टॉक मार्केट बोले हम 12 बजे रात तक खेलेंगे, तो क्या करेंगे बताओ। मार्केट क्या अभी जैसा रहेगा, कुछ तो बदलेगा। तो जब तक सब लोग इस चीज को समझ नहीं रहे होंगे, तब सब आदमी सोचेगा नहीं नहीं मेरे हिसाब से ये आएगा। मैं फिर, क्योंकि हमारे पास डेटा भी नहीं होगा, एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा, और कर करके फिर सीखना पड़ेगा कि नहीं ये चेंज होता है, ऐसे बिहेव करता है, वैसे बिहेव करता है, राइट ना। तो एक्सपीरियंस और ये चीज यही लॉन्ग रन में अगले 5 साल में तुमको आगे लेके जाएगा। तो कम से कम जो चीजें हो रहा है उसको तो करना बनता है ना। और इसमें इतना टाइम क्यों लगाना। अभी जैसे तुम ट्रेड ले रही हो, तुमको बेसिक कंसेप्ट भी शायद अब समझ में आने लगा होगा कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, हम सेल क्यों करते हैं, है ना, वो आ रहा होगा। वो तुम चाहो ना चाहो तो रोज तुम्हारे अंदर घुस रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल पे तुमको जाना है, राइट ना। और ये मत सोचो कि ये बहुत टफ है। अब तुमको अच्छा, तुम सच बताओ इतना टफ है क्या। नहीं पता है ना? नहीं, कुछ चीजें जो नहीं आती उसको नहीं आती, सीखने कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे उसके बारे में, गूगल करेंगे बैठ के, सीखेंगे, पूछेंगे, लगन और वो होना चाहिए, सब आ जाता है। क्योंकि ये चीज इंटरेस्टिंग है। ये मानते हो कि नहीं कि ये इंटरेस्टिंग है हाँ है इंटरेस्टिंग। कि नहीं। अच्छा ये मानते हो कि ये चीज वैल्यूएबल भी है बहुत, है कि नहीं। तो कल तुम भी कर सकते हो। तो उस लिहाज से सोचो और थोड़ा फास्ट लर्निंग करो, है ना, और चीजों को सीखो। और जो मेरा वीडियो है ना वो एक बार देखो, उसमें बैक टेस्ट, ट्रेट्रॉन सब है, सबके ऊपर वीडियो है, लिखा हुआ है, देख लेना एक बार समय निकाल के रोज। और रोज इसमें घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना हो सकता है उतना डालो, जल्दी जल्दी सीखोगे। सीखने से यही होगा कि देखो सफर तो इंसान ऐसे करते ही है, प्लेन में बैठती हो, राइट। प्लेन में बैठती हो तो पूरा प्लेन के जर्नी में क्या डर लगता रहता है हमेशा कि मर जाऊंगी मर जाऊंगी, उड़ जाएगा, नहीं ना। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि प्लेन है, एक पायलट है, एक्सपीरियंस है, रोज प्लेन उड़ता है, सब सही सलामत जाता है, तुम्हारे पास डेटा है, इसीलिए तुम जर्नी आराम से कर सकती हो। एक आदमी है मूर्ख चपाट, उसको कुछ पता ही नहीं है, प्लेन में बैठ गया, डेटा वेटा का कोई आइडिया नहीं है, तो वो तो रास्ते पर डरता रहेगा। होना किसको क्या है कोई नहीं जानता, बट यह कि जो मंजिल तय करना वो डर से करना है या कॉन्फिडेंस के साथ करना है, वो होता है, यही होता है जब आप जान के करते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा वो कर लेना, ठीक है। और जो ट्रेड और जो मैंने ग्रुप पे इंस्ट्रक्शन डाले वो समझ में आया क्या करना है। बेसिकली एंट्री लेना है, उसके बाद मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। स्टेप जैसे क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वो मैंने एक मैसेज भेजा है कि कल से क्या राइट, कब निकलना है। तो एक कॉमन सेंस रखो, अगर तुम्हारा कैपिटल 1,80,000 है दूर, कभी भी तुमको 2,000 प्रॉफिट दिखे ना, निकल जाओ। 1% हो गया, दिमाग नहीं लगाना, कोई इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं करना है, राइट। और मैक्सिमम लॉस कितना होगा, वो 2,000 ही होगा। जैसे आज कितना हुआ लॉस, 1%, ठीक है, तो 1% ही जाएगा। तो ठीक है, वो देने को तैयार है अपन, है ना। 2 होने के बाद ऐसा नहीं कि निकल ही जाना है, बेसिकली थोड़ा वेट भी कर सकती हो। 3 हो गया तो बहुत अच्छा, निकल लो टाइप है। तो ऐसा एक अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन रखना है रिस्क रिवार्ड को देखते हुए। 2 दिन से तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जैसे 3-4 दिन पहले चल रहा था, अभी 2 दिन से बहुत नीचे 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 वैसे ही हो रहा है। फ्राइडे भी मतलब ऐसे 2 दिन से क्या हो रहा है ना, ये जो हमारा कॉल होता है पुट होता है, ठीक है। अभी ये दोनों दिन क्या हुआ कि मार्केट जा तो रहा है नीचे, लेकिन वो नीचे जाने के पहले एक ऊपर वाला मुंह मार रहा है। तो उस वाला जब ऊपर वाला मुंह मारता है ना, तो हमारा कॉल को खा जाता है, और उसके बाद नीचे की वजह से पुट तो चला ही जाता है, तो हमारा डबल हो जा रहा है। बट अगर वो उतना ऊपर ना मारे और थोड़ा बच के नीचे ही चला जाए ना, तो फिर हमको प्रॉफिट बनता है। 2 दिन में, पिछले दिन ऐसा नहीं हुआ था शायद, पिछले दिन तुम्हारा ट्रेड ही नहीं हुआ था, या क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ था, तुम्हारा तो प्रॉफिट चल ही रहा होगा, पर तुम निकल गए लेकिन होगे। आपको बोला था एग्जिट कर लेने के लिए ना हाँ, अभी सब। वो उसमें क्या हुआ मैं बताता हूँ मैंने क्यों बोला, वो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया। मेरे केस में क्या हुआ, जो मेरा कॉल था ना, उसका स्टॉप लॉस तो 380 था, बट पता नहीं क्या ट्रेट्रॉन ने 374 पे स्टॉप लॉस उड़ा दिया। तो मेरा क्या हुआ कि जब मैंने देखा ना, तो मेरा तुरंत स्टॉप लॉस सी चला गया था, मेरे पास खाली पुट बचा हुआ था। और वो पुट ना लॉस लेके जा रहा था, -5,000 पे आया,
फिर आया और मैंने देखा कि यार मार्केट तो आज नीचे ही जाने का लग रहा है, ये तो पुट फंसा हुआ है। तो मैंने कहा निकल जाओ, कनक को बोला मैंने एग्जिट कर दो, तो -500 पे वो एग्जिट कर गई। ठीक है, तो मुझे क्या लगा जो मेरा हुआ वैसे ही सबका हुआ होगा ना, तो मैंने कहा एग्जिट कर जाओ। ठीक है, और ये कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ट्रेड्रॉन में ये हुआ है, शून्य में चल रहा है, कॉल चल रहा है। तो मुझे लगा अगर भाई तुम्हारा कॉल, मेरा स्टॉप लॉस लग गया है, इसका मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस नहीं लगा है तो कुछ तो एरर आ रहा होगा ना उसमें, तो नीचे का भी हिट नहीं होगा, पुट का भी, तो खतरनाक ट्रेड हो जाएगा ना। तो बेटर है कि एग्जिट कर दो। इस लॉजिक से मैंने एग्जिट करवाया। एक्चुअली अगर तुम एग्जिट नहीं करती और होल्ड करके रखती तो पैसा बनता उस दिन। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और आज तो खैर गड़बड़ हो गया क्योंकि पहले ही साला पुट खा गया, फिर वो कॉल खा गया, फिर तो होता है ये, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। बट क्या ना, जब तुम प्रैक्टिस देखोगे तो तुमको दिखेगा कि नहीं, इस वाले टाइम में, इस वाले स्टॉप लॉस में पैसा बनता है और ये सीक्वेंस होता है। तो हमको वो समझोगी तो तुम एक्ट कर पाओगे। ठीक है ना? ठीक है, और घर पे सब बढ़िया? सब बढ़िया। हेलो, क्या नाम है इसका? इसको बस यहाँ अभियान, इसको बस यहाँ रखो, सारे एकदम पियानो की तरह पूरा कीबोर्ड बजा देता है। बाल, इसका मुंडन नहीं हुआ अभी तक? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी करवाएंगे। ठीक है खुशबू, चलो। हाँ हाँ भैया ठीक है, गुड नाइट। राइट।